So we are starting with the Yakin series of company law for the chapter called Share and Share Capture. Now in the last session what we have done is general meeting and board meeting, and I believe आप लोगों ने इसको revise किया होगा. So we are starting with Share and Share Capital. Now these are the summary notes and the detailed notes. You already have this part. So we'll ensure that we cover each and every topic. So कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं? So when you talk about share capital, you can have a equity share capital, preference share capital. Now equity में you can have a pari passu right and differential voting right share, and preference share capital always have a preferential right over equity shareholder. तो अगर हम लोग capital बोलते हैं तो capital is always the amount which company have raised by issuing securities. तो यहाँ पे जब कैपिटल की बात होती है तो कैपिटल कैन बी ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल. देखो शेयर कैपिटल एज आई सेड कि देयर कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, देयर कैन बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, and when we talk about debt capital it is nothing but the borrowing which can be in the form of debentures, deposit, bond, all those things. Clear? अब हम लोग जब काइंड ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑथराइज शेयर कैपिटल. वी ऑल नो दैट्स अ मैक्सिमम कैपिटल which is stated in the MOE of the company. दो authorized capital को आप always increase कर सकते हैं. Then there is something called issued share capital जो कंपनी ने issue किया है. Subscribe is something what has been subscribed by the members or the shareholder. Called up is something that what company have called from the member, which means that ये कंपनी डिपेंड करता है कंपनी के फंड की रिक्वायरमेंट के ऊपर. तो अगर मान लो 10 रुपये का शेयर है बट कंपनी को अभी पूरा 10 रुपये पर शेयर नहीं चाहिए, सो कंपनी कैन ऑलवेज कॉल द मनी इन ट्रेंचेस एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल. पेड अप इज समथिंग व्हाट हैव बीन पेड बाय द शेयर होल्डर. एंड एज वी हैव डन दैट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल का जो ब्रॉड टर्म है दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस. क्लियर? अब देखो सो शेयर कैपिटल जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं दैट जब आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तो आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो. यू हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट. एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, शेयर्स जो होता है ना ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. एंड अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है सो ये कहाँ पे कवर होता है? दिस इज नथिंग बट एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, शेयर्स इज नथिंग बट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इट में जब हम लोग फिजिकल फॉर्म में शेयर रखते हैं तो वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट होता है विच इज़ हैविंग द डिस्टिंक्टिव नंबर. व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर? इज नथिंग बट द सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर? एंड दैट इज जो शेयर्स है दैट इज अ यूनिट, एंड जो उसी का मोनेटाइज वैल्यू होता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. दैट्स एन अमाउंट. अब इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है? दीज आर द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी में ना यहाँ पे आपको कोई भी डिविडेंड फिक्स रेट पे नहीं मिलता, मतलब डिविडेंड इज़ नॉट मैंडेटरी. एंड प्रेफरेंस में आपको डिविडेंड मैंडेटरी हो सकता है डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. एंड इक्विटी इज़ ऑलवेज द इक्विटी शेयर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो जब कंपनी डिविडेंड पे करता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप पे पैसा पे करता है तो उसमें पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इक्विटी को या प्रेफरेंस को? preference को, because they have a preferential right over equity shareholder in terms of payment of dividend, in terms of repayment of capital. and equity shareholder के पास जो सबसे बड़ा right होता है that they have a voting right, but preference shareholder can not vote on every matter. they can vote only on those matter which affects their right directly. तो वो चीज़ें जो उनके rights को directly affect करता है they get the voting on those matter. but अगर हम लोग सेक्शन 47 देखते हैं तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अगर पे नहीं हुआ है कितने पीरियड के लिए? 2 years के लिए, देन दे विल गेट द सेम वोटिंग राइट एज इक्विटी शेयर होल्डर. अब यहाँ पे इक्विटी का कोई बोनस, इक्विटी का कोई रिडम्पशन नहीं होता बिकॉज इक्विटी इज ऑलवेज द परमानेंट कैपिटल. येस हम लोग इक्विटी को भी पे बैक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाय बैक और कैपिटल रिडक्शन, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल इन नेचर, विच मीन द कंपनी अगर अंडर कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है दैट विल ऑलवेज बी रिडीमेबल इन नेचर. एंड प्रेफरेंस में बोनस इशू नहीं मिलता. अब इसमें ना एक चीज़ देखना कि जो सेक्शन 43 है
दैट इज काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कंपनी के एओए पे डिपेंडेंट है। तो अगर एओए बोलता है कि एमओए एओ बोलता है कि काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस होगा तो अप्लाई होगा सेक्शन, अगर एओए बोलता है सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ सिक्योरिटी एट डिस्काउंट। जब हम लोग प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका मतलब कंपनी कितने वैल्यू का प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम, कि अगर आप सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो अबव द फेस वैल्यू इज टू बी कॉल्ड एज प्रीमियम। अब यहाँ पे कंपनी कितने वैल्यू का प्रीमियम इशू कर सकता है, कितने भी अमाउंट का कर सकता है, और जो भी पैसा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से कलेक्ट किया जाएगा उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या फ्री रिजर्व है, नहीं, इट इज़ नॉट फ्री रिजर्व एंड देयरफॉर ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इट इज़ नॉट एज अ फ्री रिजर्व एंड कंपनी प्रीमियम कितने वैल्यू का रेस कर सकता है और उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम लोग यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं। तो प्राइमा फेसी 5 पार्ट होते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। पहला होता है कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कंपनी ने कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू किया है डिस्काउंट पे, एक्सपेंसेस कमीशन जो है सिक्योरिटीज़ उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी ने रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का, अदर सिक्योरिटीज़ का ऑन प्रीमियम, मतलब मान लो मेरा 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर तो मैंने 110 में उसका रिडम्पशन किया है, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है वो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड द लास्ट इज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर, याद रखना, अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ किया है फॉर एनी पर्पस अदर देन दीज 5 तो इसको क्या माना जाता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसके अलावा अगर कंपनी ने किसी भी काम के लिए यूटिलाइजेशन के अलावा नाउ तो एनी पर्पस एक्सेप्ट these 5 shall be treated as capital reduction। समझा? तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का किसी भी और काम के लिए अगर यूटिलाइजेशन किया गया है तो इसको कैपिटल रिडक्शन माना जाता है। अच्छा, अगर कैपिटल रिडक्शन माना गया तो कैपिटल रिडक्शन का सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन 66। What it mean? It means that अब कैपिटल रिडक्शन में अपने को क्या करना पड़ता है, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। सो ऑल दोस थिंग हैव टू बी डन। अब देखिए, सो दिस आर द, तो अगर हम लोग अपने नोट्स भी देखते हैं, सो ऑल दिस 5 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब आते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पे। अब देखो यहाँ पे अगर कंपनी ने, नाउ दैट इज सेक्शन 53, अगर कंपनी ने कोई भी शेयर्स इशू किया है डिस्काउंट पे तो इसको वॉइड माना जाता है। मतलब कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, कौन से शेयर इशू हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी ने मान लो पहले कभी लोन लिया था और उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, मान लो किसी बैंक से लोन लिया था उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो आरबीआई एक्ट में दिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया है, उसके हिसाब से अगर आपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया है तो वो आप कर सकते हो एट डिस्काउंट। अब अगर यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज़ को इशू किया है एट डिस्काउंट पे, आइडियली कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, बट अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो इसको डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। पेनल्टी किसके ऊपर आएगी, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेनल्टी आ जाएगी। कितनी पेनल्टी, जितना पैसा आपने डिस्काउंट से रेज किया है और 5 lakhs विच एवर इज लेसर। क्लियर? इसके अलावा कंपनी ने जितना भी पैसा रेज किया है कंपनी को उतना पैसा रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12% पर एनम। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है
दैट कंपनी जब डिस्काउंट की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर डिस्काउंट, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को आप डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हो, बिकॉज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज मोर लाइक अ ट्रांसफर ऑफ शेयर रेदर देन इशू ऑफ शेयर्स. सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना चाहें तो कर सकते हैं. क्लियर? अब देखो नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, दैट इज पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल. ये अब इसमें क्या बोला है कि जहाँ पे भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मेंशन किया जाएगा, वहाँ पे आपको कंपनी का पेड अप एंड सब्सक्राइब पे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर जस्ट मेंशनिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड नॉट मेंशनिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, इट कैन ऑलवेज गिव अ रॉन्ग इंडिकेशन. तो यहाँ पे आपको जिस भी जगह पे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मेंशन होगा, वहाँ पे कंपनी का इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल मेंशन करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो इसको डिफॉल्ट माना जाएगा, विच विल अट्रैक्ट पेनल्टी. क्लियर? अब देखिए, सो यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक इज बोनस शेयर. अच्छा, सो बोनस शेयर्स इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब कंपनी का जो पास्ट प्रॉफिट है, कंपनी उसके अगेंस्ट में शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको बोनस शेयर देता है, एंड दैट इज टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब वहाँ पे शेयर होल्डर को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब यहाँ पे जो बोनस का जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 63. एंड बोनस के लिए क्या बोला गया, देखो सबसे पहले तो अथॉरिटी कहाँ होनी चाहिए, कंपनी के एओ में. अब अगर एओ में अथॉरिटी नहीं तो क्या करने का, एओ ऑल्टर करने का बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी पास करते हैं तो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, MGT 14. इसके अलावा बोनस जो है, अच्छा क्या बोनस देना मैंडेटरी है क्या, नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड यहाँ पे बोनस देने का सोर्स क्या होता है, 3 सोर्स होता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कंपनी इनके अलावा और कहीं से भी बोनस शेयर्स नहीं दे सकता. और अगर कंपनी, विच मीन्स दैट कंपनी कैन नॉट गिव बोनस शेयर आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इन सबसे बोनस शेयर्स नहीं दे सकते. अब यहाँ पे अगर कंपनी बोनस शेयर्स दे रहा है, दो बोनस शेयर्स देना मैंडेटरी नहीं है. अगर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का पेमेंट करना है, एम्प्लॉयज़ के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का पेमेंट करना है, वो तो मैंडेटरी पेमेंट है. तो कंपनी मैंडेटरी पेमेंट का डिफ़ॉल्ट करके बोनस शेयर्स नहीं दे सकता. फर्दर क्या लिखा है, नाउ शेयर्स जो है, जब हम लोग बोनस शेयर देंगे तो बोनस शेयर विल बी गिवन ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो अगर मान लो शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो या तो आप उनको फुल्ली पेड अप बनाओ या तो फॉरफिट कर दो. क्लियर? अब बोनस शेयर्स जो दिया जाता है, नाउ इट इज नॉट बीइंग गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. इन ल्यू ऑफ डिविडेंड मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड देंगे, बोनस शेयर डिक्लेयर किया है तो बोनस शेयर देंगे. आप बोनस डिक्लेयर करके डिविडेंड एंड डिविडेंड डिक्लेयर करके बोनस शेयर्स नहीं दे सकते. एंड एक बार अगर आपने बोनस अनाउंस कर दिया तो बाद में आप उसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते. क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड कि बोनस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो एक ही है कि कंपनी का कभी भी इसमें कैश नहीं जा रहा है, मतलब कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होता. नाउ यहाँ पे जब बोनस शेयर्स दिए जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट विल इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाएंगे तो वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाता है. एंड अब यहाँ पे लेकिन शेयर होल्डर्स को यहाँ पे शेयर्स मिल रहे हैं. अच्छा, जब शेयर होल्डर को शेयर्स मिले तो पहले आपके पास मान लो एक शेयर था, अभी कंपनी ने एक पे एक शेयर दे दिया तो आपके पास 2 शेयर्स हो गए. तो यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंक्रीज होती है. फर्दर क्या लिखा है कि बोनस शेयर्स टैक्सेबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि टैक्स किस पे लगता है, टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर. हाँ, आप जब बोनस शेयर जो आपको मिला है उसको आप मार्केट में बेचोगे तो अलग है, लेकिन यहाँ पे जब आपको बोनस दिया गया तो उस पर कोई टैक्स नहीं है. एंड यहाँ पे इसके तो कंपनी का पेड अप कैपिटल इंक्रीज होता है. क्या तरीका है बोनस शेयर इशू करने का? अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, सिंपल है देखना, हर एक प्रोसीजर का एक प्रोसेस याद रखना, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले कंपनी को जो भी करना है ना, तो फर्स्ट थिंग हैव टू बी सीन दैट आपको एओ में अथॉरिटी होनी चाहिए. सो अथॉरिटी इन एओ, अगर एओ में अथॉरिटी नहीं है तो क्या करने का, ऑल्टर एओ बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. नाउ थर्ड क्या लिखा है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा. कितने दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ता है,
2 वर्किंग डेज इन एडवांस, और ये क्लियर डेज होते हैं। इसका मतलब जिस दिन आपने डेट ऑफ इंटीमेशन दिया है और डेट ऑफ मीटिंग, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब कंपनी को जो भी एक्टिविटी करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को बोर्ड मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर प्रोसीजर, कोई भी पेपर में प्रोसीजर आ जाए ना, उसके प्रोसेस याद रखना। पहला होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर होल्ड जनरल मीटिंग अगर जनरल मीटिंग चाहिए तो, एंड पास ऑर्डिनरी या स्पेशल जो भी चाहिए। उसके संग जो भी फॉर्म फाइल करना है वो लिखना, और जितने भी प्रोविजंस होते हैं that ensure that no statutory default, ensure that fully paid up शेयर, वो जितने प्रोविजन है सबको ensure that करके लिख देने का, आपका पूरा प्रोसीजर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, ensure issue made out of free reserve, securities premium, capital redemption reserve, ensure reserve created, मतलब आपका इन सब जगह से ही आपका क्रिएट होना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, इशू इज नॉट इन लीव ऑफ डिविडेंड, एक बार अगर अनाउंस कर दिया तो बाद में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। पार्टली पेड अप शेयर तो क्या करना पड़ेगा, अगर पार्टली पेड अप शेयर तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। देन याद रखना, जब हम लोग बोनस शेयर्स देते हैं तो बोनस शेयर्स के लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होता है। अगर एओ में लिखा है तो स्पेशल, अदरवाइज ऑर्डिनरी। क्लियर? अब अगर एओ में बोला है कि आपको स्पेशल पास करना है, देखो स्पेशल कब पास करना पड़ेगा, अगर आपने एओ को ऑल्टर किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। बोनस के लिए आपको शेयर होल्डर का कंसेंट लेना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर एओ में बोला है तो स्पेशल। एंड जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है, MGT 14। अभी हमने जब बोनस शेयर इशू किया तो बोनस की वजह से कंपनी का बोनस की वजह से कंपनी का नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे जब अलॉटमेंट किया तो कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, PAS 3 में। अब अगर शेयर्स देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कंपनी डिपॉजिटरी के संग कॉर्पोरेट एक्शन करेगा और आपका डीमेट अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा। और अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर दिए जाते हैं, अगर आपने शेयर्स इशू किया है तो अलॉटमेंट के 2 मंथ्स के अंदर, और डिवेंचर इशू किया है तो अलॉटमेंट के 6 मंथ्स के अंदर। इफ़ यू रीड शेयर सर्टिफिकेट टेबल एंड देन, तो यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट देना है अगर, तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। एंड लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेबी रेगुलेशन भी कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज योर बोनस शेयर्स whereby we have covered each and every point what we have discussed. Done? So what we are starting now is रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब जब कंपनी की कैपिटल में रिड्यूस करते हैं सो इट कैन बी विद NCLT अप्रूवल एंड विदाउट NCLT अप्रूवल। अगर हम लोग विद NCLT अप्रूवल की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड अगर विदाउट NCLT अप्रूवल तो इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि अपना अथॉरिटी एओ में होनी चाहिए। सेम अगर अथॉरिटी एओ में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एओ ऑल्टर करो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दैट इज नथिंग बट सेक्शन 66 प्लस NCLT रूल्स आर देयर। एंड कंपनी को अगर कैपिटल रिडक्शन करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप NCLT के पास पेटिशन फाइल करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पे NCLT क्या करता है, NCLT आपकी जो कैपिटल रिडक्शन की स्कीम है वो फॉरवर्ड करता है। सो स्कीम किस किस को फॉरवर्ड किया जाता है, सो NCLT स्कीम फॉरवर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ROC को, क्रेडिटर को एंड सेबी को। क्लियर? सो यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट, अब यहाँ पे जब आप स्कीम फॉरवर्ड करोगे तो इन लोग को कितने दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, 3 मंथ्स के अंदर। एंड क्रेडिटर एंड सेबी, एंड यहाँ पे आपको कितने दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है इन लोगों को, 3 मंथ्स के अंदर। अगर 3 मंथ्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया तो क्या माना जाएगा कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फर्दर NCLT ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी कंपनी के डेट है, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं,
उनका अमाउंट या तो पे हो गया है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग, या तो उनका अमाउंट डिटरमाइंड हो गया है, या तो उनका अमाउंट सिक्योर हो गया है, या तो उन क्रिएटर से कंसेंट ले लिया गया है। एंड जो भी NCLT एंड वंस NCLT, अच्छा NCLT विल ऑल्सो इंश्योर दैट जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अंडर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब NCLT सब चीज़ें कंफर्म करेगा उसके बाद NCLT क्या करेगा, NCLT कैपिटल रिडक्शन को कंफर्म करेगा एंड अपना कंफर्मेशन ऑर्डर इशू करेगा। अब जो ऑर्डर इशू किया है NCLT ने उसको क्या किया जाएगा, उसको पब्लिश करेंगे। अच्छा कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे ये भी NCLT स्पेसिफाई करेगा। फर्दर जो NCLT का कंफर्मेशन ऑर्डर है, तो NCLT कंफर्मेशन ऑर्डर एंड जो मिनट्स ऑफ द स्कीम है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग है जिसको NCLT ने अप्रूव किया है, इसको ROC में फाइल किया जाएगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर। एंड ROC इसके सामने क्या करेगा, ROC अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा जो कि अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस है कि कैपिटल रिडक्शन हो गया है। क्लियर, ऑलवेज याद रखना ये कंक्लूसिव स्टेप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार ROC ने अपना सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसके बाद अगर कोई भी प्रोसीजरल डिफेक्ट दिखता है तो उसकी वजह से कैपिटल रिडक्शन अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, अब व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि किस मोड से कैपिटल रिडक्शन किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट में दे हैव स्पेसिफाइड दैट कंपनी कैन डू कैपिटल रिडक्शन इन एनी मैनर। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है इन एनी मैनर, इसका मतलब कंपनी कैपिटल रिडक्शन किसी भी तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी कैपिटल रिडक्शन कर सकता है विच हैव एन इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब अगर शेयर होल्डर ने कुछ अमाउंट पे नहीं किया है तो कंपनी कैपिटल रिडक्शन बोल सकता है कि ठीक है ये अमाउंट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो आप ये अमाउंट सर्टेन लेसर अमाउंट पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंपनी का कुछ लॉस्ट कैपिटल है, कंपनी के कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, कंपनी के एसेट साइड में कोई एसेट खड़ा है जो एक्चुअली एसेट है ही नहीं, मतलब अगर मान लो कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं जो कि कंपनी के एसेट साइड में दिख रहा है लेकिन क्या वो रियल में एसेट है, नहीं, दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट, तो कंपनी उन फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ कर सकता है। दैट इज हाउ अगेंस्ट द कैपिटल। एंड यहाँ पे अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा है तो कंपनी उसको भी उसको शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकता है विच हैव एन इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। ये समझा। अब देखो तो यहाँ पे सो व्हाट इज बीइंग सेड दैट इफ यू सी द नोट्स ऑल्सो, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के जो भी प्रोविजन है कहाँ दिए हुए हैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल। एंड कंपनी कैपिटल रिडक्शन कैसे कर सकता है, तो एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर या रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, या तो कंपनी जो फिक्टिशियस लॉसेस है, लॉस कैपिटल है, उसको राइट ऑफ कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास जो सरप्लस फंड है वो शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकता है विच हैव एन इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी। एंड जो सरप्लस फंड है उसको रिटर्न कर सकता है विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, मतलब जो पैसा आपको दिया गया बाद में अगर कंपनी चाहे तो वो पैसा आपसे वापस ले सकता है। क्लियर। अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड कि यहाँ पे अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की वजह से कंपनी के MOA AOA पे ऑल्टरेशन आ रहा है तो कंपनी को अकॉर्डिंगली MOA में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड अगर कंपनी ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है या तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है तो कंपनी कैपिटल रिडक्शन नहीं कर सकता। कब तक, जब तक कि वो डिफ़ॉल्ट रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा। एंड एज यू डिस्कस दैट आपको कैपिटल रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन NCLT को देना पड़ेगा। NCLT जब एप्लीकेशन मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ROC से भी क्रेडिटर्स को फॉरवर्ड करेगा, इन लोग को अपना रिप्रेजेंटेशन देना है 3 महीने के अंदर। 3 महीने में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। NCLT कैपिटल रिडक्शन को कंफर्म करने से पहले ये इंश्योर करेगा कि हर एक क्रेडिटर का अमाउंट या तो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, या तो डिटरमाइंड हो जाना चाहिए, या तो सिक्योर होना चाहिए, या तो कंसेंट ऑब्टेन हो जाना चाहिए। फर्दर जो कैपिटल रिडक्शन की स्कीम है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है इट शुड बी इन लाइन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड यहाँ पे जो भी NCLT कंफर्मेशन ऑर्डर होगा उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। समझ रहा है, ऑल द पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्लियर। सो NCLT कंफर्मेशन ऑर्डर जो है उसको पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे तो कौन सी वेबसाइट पे, ये सब NCLT बताएगा। एंड जो NCLT कंफर्मेशन ऑर्डर है एंड मिनट्स जो है
उसको फाइल करेंगे आरओसी में 30 डेज़ के अंदर। नाउ मिनट्स में क्या लिखा होता है, तो मिनट्स में आपका नाउ दिस मिनट्स नीड टू बी अप्रूव बाय एनसीएलटी, जिसमें लिखा है कि कंपनी का कैपिटल कितना है, अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू, ये पूरा डिटेल दिया होता है कि कैपिटल रिडक्शन से पहले कितना था और कैपिटल रिडक्शन के बाद कितना है। अब आरओसी क्या करेगा, एनसीएलटी कंफर्मेशन ऑर्डर को जब आरओसी के पास आप एनसीएलटी कंफर्मेशन ऑर्डर एंड मिनट्स फाइल करो तो आरओसी उसको रजिस्टर करेगा और अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक बार अगर आरओसी ने अपना सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो इसको एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा एंड बाद में अगर कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट सामने आता भी है तो भी इट विल नॉट इनवैलिडेट द कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? और अगर किसी भी ऑफिसर ने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया है तो वहाँ पे उस ऑफिसर के ऊपर 447 की पेनल्टी लगेगी। सो दिस इज़ टू बी कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब अगर कंपनी की कैपिटल रिड्यूस हो रही है जिसके लिए अपने को एनसीएलटी अप्रूवल नहीं चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके लिए अपने को ओआर पास करना है एंड इसके लिए एनसीएलटी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिमिनिशन अगर हम लोग देखते हैं तो डिमिनिशन में क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो पहला डिमिनिशन कैन बी फॉरफीचर कैन बी अ पार्ट ऑफ डिमिनिशन, देन सरेंडर ऑफ शेयर्स, इसके अलावा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसके अलावा अगर कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, इसके अलावा अगर एनसीएलटी ऑर्डर देता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को कंपल्सरी बायबैक कर लिया जाए, दीज आर ऑल नथिंग बट कैंसिलेशन डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल जिसके लिए एनसीएलटी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। अब अलॉटमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है एंड व्हाट आर द कंडीशंस हैव टू बी कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, वो लोग सिक्योरिटी कैसे इशू कर सकते हैं, बाय डूइंग पब्लिक इशू। अच्छा, पब्लिक इशू में इट कैन बी बाय न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज और इट कैन बी बाय ऑफर फॉर सेल। सेकेंडली इट कैन बी प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है, राइट इशू हो सकता है, बोनस इशू हो सकता है। दीज आर द वे बाय विच कंपनी कैन अलॉट सिक्योरिटीज़। अब अगर एंड हम लोग जब सिक्योरिटीज़ का मीनिंग देखते हैं तो सिक्योरिटीज़ हैव द सेम मीनिंग जो कि दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन और क्लॉज एच ऑफ SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसमें सिक्योरिटीज़ को क्या क्या इंक्लूड किया गया। अच्छा, हम लोग कंपनी जेट भी देखते हैं तो कंपनी ने सिक्योरिटीज़ वर्ड दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 81 में, जहाँ पे SCRA का ही रेफरेंस दिया गया है। अब सिक्योरिटी में किससे तो कवर किया गया, तो इट कवर शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, देन डेरिवेटिव, देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो सरफासी एक्ट में होता है, या अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज सिक्योरिटीज़। इसके अलावा अगर कोई राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी है और कोई भी अगर अदर इंस्ट्रूमेंट अगर इन्वेस्टर को इशू किया गया है विच इज़ एविडेंसिंग डेट ऑल्सो, देन दैट इज़ ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे अगर कंपनी अलॉटमेंट कर रहा है तो अलॉटमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि अलॉटमेंट जो है वो कौन करेगा, तो इट नीड टू बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय द कमेटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए अलॉटमेंट करने के लिए एंड अलॉटमेंट एक रीजनेबल टाइम के अंदर कर दिया जाएगा। अब रीजनेबल टाइम का मतलब क्या हुआ ना, अगर हम लोग डिपॉजिट रूल्स पढ़ते हैं तो जब कंपनी को पैसा मिला है तो उसके 60 डेज़ के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए एंड अगर 60 डेज़ के अंदर अलॉटमेंट नहीं होता है तो डिपॉजिट रूल्स में क्या है कि पैसा रिफंड करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो डिपॉजिट बन जाएगा। तो अगर अलॉटमेंट करना है तो इट नीड टू बी डन विद इन रीजनेबल टाइम एंड अलॉटमेंट जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कंडीशन विच इज़ बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट। क्लियर? अब जब भी कंपनी अलॉटमेंट करेगा तो कंपनी को जो इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो या तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट दोगे या तो अलॉटमेंट एडवाइस, या अगर फिजिकल फॉर्म में तो शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा अलॉटमेंट का एंड अलॉटमेंट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे मेंबर एप्लीकेशन करेगा, पैसा देगा अगर एक्सेप्ट बोनस शेयर्स में कोई बोनस शेयर कंपनी सामने से दे रहा है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन। एंड इसमें अलॉटमेंट जो है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर मान लो अंडर एनी अदर लॉ ऑल्सो, फॉर एग्जांपल फेमा में आप
सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को इंडियन कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकता, तो फिर आप ऐसा अलॉटमेंट नहीं कर सकते जो प्रोविजंस और लॉ को कंप्लाई ना करे। एंड अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होता है? अगर हम लोग सेबी रेगुलेशन देखते हैं तो 25%, और अगर कंपनी दैट देखते हैं तो 5%। क्लियर? और अगर अपने को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो कंपनी को पूरा पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो उसके बाद 15% पर एनम की पेनल्टी लग जाएगी। एंड यहाँ पे कंपनी को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर इन फॉर्म PAS3। अच्छा, जब हम लोग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते हैं तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में वी हैव टू स्पेसिफाई कि हमने किसको शेयर अलॉट किया, लिस्ट ऑफ अलॉटी कौन है, किस प्राइस पे शेयर इशू किया गया, एवरीथिंग। इसके अलावा अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स दिया है तो वहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल भी अटैच करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने शेयर अलॉट किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो अगर नॉन कैश कंसिडरेशन को शेयर अलॉट किया गया है तो वहाँ पे कंपनी को जो अग्रीमेंट है जिसके अगेंस्ट में शेयर अलॉट किया गया है दैट ऑल्सो नीड टू बी अटैच अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब अगर यहाँ पे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, अग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में नहीं है, तो क्या किया जाएगा? उसको रिटर्न फॉर्म में रिड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर एडिक्वेट स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाएगा जितनी पे होनी चाहिए, और उसको वो जो रिटर्न फॉर्म में बनाया गया है उसको अटैच किया जाएगा इन फॉर्म PAS3। क्लियर? दिस इज टू बी कॉल्ड एज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू allotment. Clear? So the allotment being done, and now we are moving towards the next topic that is to be called as buyback of securities, that is comprising of section 68, 69 and 70. अब यहाँ पे what is very important that buyback होता क्या है? तो buyback में कंपनी ने इन्वेस्टर पैसा लिया था, अब कंपनी क्या करता है? बायबैक में इन्वेस्टर को पैसा वापस कर देता है और सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज कर लेता है, एंड इसकी वजह से कंपनी का कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि इट रिजल्ट्स इनटू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। लेकिन यहाँ पे आपको NCLT का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बायबैक का जो है सेक्शन 68, 69, 70, एंड अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल 17। अब इसमें क्या दिया है दैट बायबैक में वेरी इंपॉर्टेंट है कि बायबैक किस चीज़ का होता है? तो बायबैक शेयर्स अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का होता है। हम लोग जब शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का बायबैक हो सकता है, एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बायबैक हो सकता है, या अदर सिक्योरिटीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेटी। अब कंपनी जब बायबैक कर रहा है इक्विटी शेयर्स का थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन, तो हम बायबैक के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, तो हम कितना पैसा खर्चा करते हैं टूवर्ड्स बायबैक? तो मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और अगर हम लोग बायबैक कर रहे हैं थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन, चाहे इक्विटी का, प्रेफरेंस का या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का, तो कितना पैसा हम लोग यूज़ करते हैं टूवर्ड बायबैक इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसमें हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कवर कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? एंड कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता है? इक्विटी का 25%, प्रेफरेंस एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बायबैक 100% तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो पैसा यूज़ करेंगे हम लोग बायबैक का वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ऊपर नहीं होना चाहिए। फर्दर दो बायबैक के बीच का गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 1 ईयर, एंड पोस्ट बायबैक जो है वो डेट इक्विटी रेशो 2 से ऊपर ही होता है, मतलब इक्विटी जो है बायबैक के बाद वो डेट का 50% और मोर होना चाहिए। और हम लोग जब यहाँ पे डेट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों डेट हो रहा है। इक्विटी जब हम लोग बात करते हैं तो पेड अप कैपिटल फ्रीज दोनों कवर हो जाता है। हम लोग बायबैक में जो स्पेशल रेशो कैसे पास करते हैं? तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट से, मतलब अगर सेक्शन 110 एप्लीकेबल हो रहा है तो पोस्टल बैलेट से, और अगर नहीं हो रहा है तो जनरल मीटिंग में। लेकिन पोस्टल बैलेट में भी सेक्शन में क्या अमेंडमेंट आया कि जो मैटर पहले पोस्टल बैलेट से पास करना मैंडेटरी था वो भी कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने पड़ेगा। अब यहाँ पे बायबैक का सोर्सेज क्या है? तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, या प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। मतलब प्रोसीड मतलब आप पहले सिक्योरिटी इशू रेस करोगे, उसके बाद आप बायबैक का प्रोसेस चालू करोगे। सेकेंडली डिफरेंट काइंड होना चाहिए, मतलब इक्विटी का बायबैक करना है तो आप इक्विटी इशू नहीं कर सकते, आपको इक्विटी का बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, अदर सिक्योरिटीज़ को इशू करना पड़ेगा। क्लियर?
ना बायबैक फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया है तो कंपनी को एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CRR। एंड जो CRR की वैल्यू है ना दैट विल बी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज बॉट बैक। और ये जो CRR है ना इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा? ना फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो कंपनी बायबैक में क्या करता है, तो कंपनी बायबैक इट शेयर्स एंड एक्सटिंग्विश द सेम बिफोर द नेम ऑफ द कंपनी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब इसमें व्हाट इज बीइंग सेड, द फ्री बायबैक हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से एंड प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स ऑफ एनी डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी से। अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी में हम लोग जब बायबैक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी कहाँ होनी चाहिए? AOA में। अगर अथॉरिटी AOA में नहीं है तो क्या करने का? पहले AOA को ऑल्टर कर देने का बाय पासिंग स्पेशल सॉल्यूशन। सेकेंडली बायबैक जो है वो सिर्फ फुल्ली पेड अप सिक्योरिटीज़ का हो सकता है। जब कंपनी स्पेशल सॉल्यूशन के लिए नोटिस देगा तो उसके संग कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें पूरा डिटेल दिया जाएगा कि किस सिक्योरिटी बायबैक कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर करने वाले हैं, कितना पैसा यूज़ होने वाला है, कितने टाइम लिमिट में हो जाएगा, क्या पर्पस है बायबैक करने का। सो दोज थिंग हैव टू बी स्पेसिफाइड। एंड बायबैक कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है? विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड मोड्स फॉर बायबैक में क्या दिया है कि आप मोड्स ऑफ बायबैक में कहाँ से हम लोग बायबैक कर सकते हैं? तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस से कर सकते हैं या तो ओपन मार्केट से कर सकते हैं। अच्छा, ओपन मार्केट में भी ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी के लिए। एंड या तो अगर एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटीज़ दिया गया है परसुएंट टू स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी तो उन सिक्योरिटीज़ का बायबैक हो सकता है। अभी अगर कंपनी बायबैक करता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? ROC एंड सेबी में एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म SH9। ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या कंफर्म कर रहा है कि कंपनी सॉल्वेंट है एंड गोइंग टू रिमेन सॉल्वेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एटलीस्ट एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए इफ़ एनी। जब कंपनी बायबैक पूरा कंप्लीट कर लेगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सिक्योरिटीज़ को फिजिकली एक्सटिंग्विश एंड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 7 डेज़ के अंदर। एंड यहाँ पे बायबैक ख़त्म होने के बाद बायबैक ख़त्म होने के बाद कंपनी सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकता। कितने पीरियड के लिए? फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एक्सेप्ट कौन सा इशू कर सकता है? बोनस शेयर्स कर सकता है या तो एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का अगर कन्वर्जन ऑप्शन है और वो सब्सिस्ट है तो उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्टर बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा SH10 में। एंड कंपनी को एक रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करना पड़ेगा SH11 में जिसके संग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा SH15 में जो कि ये स्टैब्लिश करेगा दैट डायरेक्टर ये कंफर्म करेंगे दैट जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है बायबैक का वो प्रॉपरली कंप्लाई किया गया है। अब कंपनी ने अगर बायबैक के स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया तो इसको डिफ़ॉल्ट माना जाएगा एंड विल अट्रैक्ट पेनल्टी अपॉन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। फर्दर क्या दिया है दैट यहाँ पे कंपनी जो है नाउ कंपनी बायबैक कहाँ से नहीं कर सकता? तो सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई भी डिफ़ॉल्ट सब्सिस्टिंग है, अच्छा डिफ़ॉल्ट किस तरह का सब्सिस्टिंग है? दैट डिपॉजिट या डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ, या तो डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं हुआ, अगर डिविडेंड पे नहीं किया गया तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी पेमेंट है, या तो टर्म लोन सब्सिस्ट है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो आप बायबैक नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बायबैक करना है तो ये कब कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट रेक्टिफाई होने के 3 साल के बाद। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू एनुअल रिटर्न, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकता। डन। अब देखिए तो यहाँ पे सो एज वी हैव डिस्कस दैट बायबैक के लिए अथॉरिटी कहाँ होनी चाहिए? AOA में। अब बोर्ड मीटिंग में क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। एंड जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। दैट डिपेंड अपॉन कि हम लोग किस तरीके के कितने वैल्यू का बायबैक कर रहे हैं। तो अगर 10% तक किया तो बोर्ड रिजोल्यूशन और 10 से ऊपर गए तो स्पेशल रिजोल्यूशन। नॉन लिस्टेड कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड वो अप्रूवल कैसे लेते हैं? पोस्टल बैलेट के थ्रू। लेके एज वी हैव डिस्कस दैट पोस्टल बैलेट में प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दी है तो कंपनी जनरल मीटिंग में भी वो मैटर कर सकता है।
अब प्रोहिबिशन में क्या लिखा है कि कंपनी सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता कितने पीरियड में, इन द नेक्स्ट 6 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, एक्सेप्ट बोनस इशू कर सकता है या तो एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, बायबैक में व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कितना हो सकता है, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट बी मोर देन 2, मतलब 2:1 तक हो सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट, एनबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उनका जो रेशियो है वो 6:1 तक हो सकता है। ये सेबी रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी जेट से नहीं आता, बट नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि अगर हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे रेशियो जो है 6:1, बट अपने लिए क्या रेलेवेंट है, 2:1। डन। अब देखिए, अब यहाँ पे जिन भी सिक्योरिटीज़ का बायबैक हो रहा है वो फुल्ली पेड अप चाहिए, एंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी साइन करना, फाइल करना पड़ेगा इन SH9। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कहाँ फाइल की जाती है, विद ROC एंड सेबी। अब यहाँ पे बायबैक जो है ना, देखो इसके एडवांटेज क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना कि बायबैक एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कैपिटल को कम करने का, जिसके लिए आपको NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए। फर्दर बायबैक की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, जितने भी फाइनेंशियल रेशोज हैं सब बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो फाइनेंशियल रेशो जो होता है अर्निंग पर शेयर में, इट इज़ अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूँ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखूँ, तो रिटर्न अपॉन कैपिटल, तो आपका कोई भी फाइनेंशियल रेशो कब बढ़ता है, जब या तो न्यूमरेटर बढ़ता है या तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है। तो बायबैक करने की वजह से कंपनी का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अगर कंपनी का कैपिटल कम हो गया तो अर्निंग फाइनेंशियल रेशोज बढ़ जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा नो इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नाउ यहाँ पे बायबैक की वजह से आप शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे पाते हो। नाउ देन बायबैक हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करता है। कैसे हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड करता है, मेरे को लगता है कि मेरी कंपनी का कोई हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेगा, आई एम लिस्टेड कंपनी, तो मैं बायबैक कर लेता हूँ, जिसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वहाँ पे प्रमोटर के नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, लेकिन प्रमोटर का परसेंटेज होल्डिंग बढ़ जाएगा। क्लियर। Now what is being said that now return surplus fund to the shareholder। आप कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आपका मार्केट प्राइस कम है तो आप बायबैक करके नंबर ऑफ शेयर्स को कम करोगे तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी को, देखो कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है तो ये डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उनको बायबैक के प्रोसेस को कंप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर फाइल किया जाता है। नाउ दैट इज इन फॉर्म SH8, जिसको 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। फर्दर क्या लिखा है कि बायबैक जो है उसमें अपने को रिटर्न और बायबैक फाइल करना पड़ता है। कौन से फॉर्म में रिटर्न और बायबैक फाइल करना पड़ता है, SH11, जिसके संग एक सर्टिफिकेट होता है SH15, जो कि फाइल किया जाता है कितने दिन के अंदर, रजिस्ट्रार एंड सेबी के पास 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। एंड यहाँ पे कंपनी बायबैक कैसे नहीं कर सकता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते और इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। अब ना बोर्ड का लिमिट कितना है, अगर हम लोग बायबैक कर रहे हैं थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन तो कितना लिमिट है, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और अगर हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन बायबैक कर रहे हैं तो कितना लिमिट है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एंड यहाँ पे जब हम लोग एंड यहाँ पे हम लोग जब पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों कंसिडर हो जाता है। क्लियर। अब बायबैक करने के मेथड कितने हैं, ओपन मार्केट है लिस्टेड कंपनी के लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर है एंड एम्प्लॉयज़ को जो सिक्योरिटी दिया गया है। एंड बायबैक का अपने को जब बायबैक हो जाएगा तो अपने को बायबैक में सिक्योरिटीज़ को एक्सटिंग्विश करना पड़ता है कितने दिन के अंदर, 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें now rest point we have already covered, so buyback is clear। अब इसमें ना बायबैक में ये जो पार्ट है ना ये बेसिकली अनलिस्टेड कंपनी के लिए है,
याद रखना लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के बायबैक के जो प्रोसेस है, जो टाइमलाइंस है, वो अलग है. तो यहाँ पे आपका मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफर है. अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि बायबैक कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा. विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन. क्लियर? Done. So with this your buyback part is over. The next topic is share certificate. देखो share certificate क्या होता है. Now share certificate जो है ना वो basically पिक्चर में कब आता है, जब सिक्योरिटीज किस फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में. तो यहाँ पे तो ये जो सर्टिफिकेट है ये किसको इशू किया जाता है, कंपनी के मेंबर्स को, जिसमें आपके पास कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, होल्डर का नाम क्या है, एंड पेड अप अमाउंट लिखा होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, दो चीज़ें, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड पेड अप अमाउंट ऑन ईच शेयर. हर एक शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. एंड कंपनी को अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग का होल्ड करना पड़ेगा एंड बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में होता है, SH1 में, ऑलवेज रिमेंबर. एंड इसको कंपनी के कॉमन सील में इशू किया जाता है इफ़ एनी. याद रखना कॉमन सील जो है अब वो कंपलसरी नहीं है, इट इज़ एन ऑप्शनल. एंड यहाँ पे और इसको कौन साइन करेगा, तो इट विल बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, और या तो एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी इफ़ एनी. और अगर OPC है तो इसको एक डायरेक्टर साइन करेगा. एंड यहाँ पे या तो कंपनी सेक्रेटरी या तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या पर्सन ऑथराइज बाय द डायरेक्टर. एंड जिस भी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेमो लिखा जाता है. बिकॉज अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये अपने आप में एविडेंस है कि आप उन शेयर्स के ओनर हो. अब यहाँ पे क्या लिखा है दैट आपको सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर इशू किया जाता है. तो अगर हम लोग सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उसके 2 महीने के अंदर. अगर हम लोग अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं एंड दैट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अगर हम लोग डिवेंचर्स के अलॉटमेंट की बात करें तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. और अगर ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. क्लियर? अब तो विद इन 1 मंथ. अब यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट का लीगल इफेक्ट क्या है. नो व्हेन यू टॉक अबाउट लीगल इफेक्ट, इसका मतलब देयर समथिंग कॉल्ड एस्टॉपल S2 टाइटल एंड एस्टॉपल S2 पेमेंट. मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है, नाउ एस्टॉपल S2 टाइटल एंड एस्टॉपल S2 पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो ये अपने आप में इस्टेब्लिश करता है कि उसके पास उन शेयर्स की ओनरशिप है. मतलब कोई भी पर्सन उसकी ओनरशिप पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता. और जितना सर्टिफिकेट में अमाउंट पेड अप लिखा है उतना अमाउंट ये माना जाएगा कि उसने उतना अमाउंट पे कर दिया है. मतलब वो अमाउंट आप उससे क्लेम नहीं कर सकते. अब व्हाट इज़ फर्दर बीइंग सेड दैट अगर कंपनी ने अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो गया है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर लॉस, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड अगर हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा. एंड डुप्लीकेट कौन इशू करेगा, कंपनी करेगा बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन. एंड यहाँ पे आपको ना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जस्ट टू इस्टेब्लिश कि आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको बोल सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जिसमें वो लोग आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड भी मांग सकते हैं. अब यहाँ पे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट जब कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेगा तो कंपनी को उस पर्सन का नाम रजिस्टर में लिखना पड़ेगा. तो रजिस्टर कौन सा है, SH2. तो SH2 क्या है, इट इज़ नथिंग बट द रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट एंड रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट. और अगर यहाँ पे अच्छा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में ये लिखा जाएगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है. और अगर कंपनी ने जानबूझ के गलत सर्टिफिकेट इशू किया तो इसको डिफ़ॉल्ट माना जाएगा. एंड पेनल्टी किसके ऊपर आएगी, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पेनल्टी आ जाएगी. कितनी पेनल्टी आएगी कंपनी के ऊपर, मिनिमम, नाउ इफ यू सी द पेनल्टी पार्ट, सो मिनिमम 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू और 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज मिनिमम पेनल्टी. मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, 10 टाइम्स
और 5-10 करोड़ विच एवर इज हायर. एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पेनल्टी जो आएगी वो 447 की, दैट इज नथिंग बट द पेनल्टी फॉर फ्रॉड. क्लियर? देन अब देखिए, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है. ये हमने क्लास में किया है. देखो, इफ यू सी द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर नोट्स, वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज ऑफिशियल पब्लिकेशन, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट एन ऑफिशियल पब्लिकेशन. तो शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. and as I said that in the start of the session कि शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है. when we talk about मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स के रूप में डिफाइन किया गया है. एंड सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली एक शेयर होल्डर की ओनरशिप को, उसके पेमेंट को कंफर्म कर रहा है. इट इज़ नॉट अ पब्लिकेशन. जैसे कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, बैलेंस शीट इशू करता है, उस तरीके से ये पब्लिकेशन नहीं है. एंड देयरफॉर इसको कंपनी का ऑफिशियल पब्लिकेशन कंसिडर नहीं करेंगे. अब तो शेयर सर्टिफिकेट होने का फ़ायदा क्या है? तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है. अच्छा, एविडेंस फॉर व्हाट? एविडेंस कि आपके पास उन शेयर्स की ओनरशिप है, एविडेंस कि आपने उतना अमाउंट पे कर दिया है. और अगर पर्सन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, किसी पर्सन ने उस सर्टिफिकेट के गुड फेथ में अगर ट्रांजेक्शन किया है और बाद में अगर ये मालूम पड़ता है कि गलत सर्टिफिकेट इशू किया गया था, तो वो पर्सन डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है. Now, what is further being said that now what is required that documentary evidence है जो कि एक डिक्लेरेशन के रूप में काम करता है that ये पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है. अब देखो, अब पर्सोनेशन क्या होता है ना. पर्सोनेशन मतलब अगर किसी ने गलत तरीके से अगर सिक्योरिटीज़ या बेनिफिट अराइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करने की कोशिश किया, तो इसको पर्सोनेशन बोला जाता है. एंड पर्सोनेशन की जो पेनल्टी है ना, वो दो बाजू से आती है. एक सेक्शन 57 से आती है. कितनी पेनल्टी है? इम्प्रिजनमेंट है. कितना? मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 इयर्स. एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंड आता है, तो फाइन 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 लाख. ये पेनल्टी आ रही है सेक्शन 57 से. एंड दूसरी पेनल्टी जो आती है वो आती है 447 से, दैट इज पेनल्टी फॉर फ्रॉड. अब व्हाट इज स्प्लिट सर्टिफिकेट? नाउ स्प्लिट सर्टिफिकेट मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास यू नो व्हाट इज स्प्लिट सर्टिफिकेट. मेरे पास मान लो 100 शेयर्स हैं, ठीक है, एंड शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं. अब मेरे को उसमें से 50 शेयर्स रौनक को देने हैं एंड 50 शेयर अपने सिंघानिया जी को देना है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पे, अच्छा मेरे पास ही ये शेयर्स हैं, पूरा 100 शेयर ओनर पहले मैं था. अब मेरे को इसको आधा आधा डिवाइड कर देना है. तो मैं सर्टिफिकेट फाड़ तो नहीं सकता. तो मैं कंपनी को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजूंगा एंड कंपनी को बोलूँगा कि इस 100 शेयर्स में से 50 आप रौनक को दे दो, 50 आप सिंघानिया जी को दे दो. ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने एक शेयर जो पहले था उसको आपने तोड़ के 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं स्प्लिट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो स्प्लिट सर्टिफिकेट क्लेम बाय द सेपरेट सर्टिफिकेट क्लेम बाय द शेयर होल्डर फॉर अ पोर्शन ऑफ हिज होल्डिंग, द एडवांटेज बेनिफिट स्मॉल लॉट एंड राइट ऑफ मल्टीप्लाई द सर्टिफिकेट. तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप मेरे पास अगर शेयर्स हैं तो उसको मैं, बिकॉज स्प्लिट का अगर ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं इसको डिफरेंट शेयर होल्डर को डिफरेंट प्रपोर्शन में शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. डन. Now this is to be called as concept of share certificate and personation with split. And now we are moving towards the preference shares. So यहाँ पे, so we are moving towards the next topic that is called issue and redemption of preference shares. अब देखो, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो अथॉरिटी, एज वी हैव डिस्कस दैट अथॉरिटी एओ में होनी चाहिए. अगर एओ में अथॉरिटी नहीं तो क्या करने का? पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर एओ बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल ही होने चाहिए. अच्छा, कितना पीरियड का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं कंपनी? मैक्सिमम 20 ईयर्स का. एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है देन इट कैन बी अप टू 30 ईयर्स. कंडीशन क्या है कि 21st ईयर ऑनवर्ड्स और बिफोर आप मिनिमम 10% का रिडम्पशन कर सकते हैं ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. क्लियर? तो रिडम्पशन ऑफ मिनिमम ऑफ 10% पर ईयर बिगनिंग फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स और बिफोर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. अच्छा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो है
इट नीड टू बी रिडीमेबल एंड फुल्ली पेड अप होना चाहिए. अच्छा, हम लोग रिडम्पशन कहाँ से करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का? या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू या तो फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट से. और अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी को एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज CRR. नाउ अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में प्रीमियम पे रिडम्पशन किया है, तो जो प्रीमियम अमाउंट है उसको हम लोग किसके सामने एडजस्ट करेंगे? अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट. एंड अगर यहाँ पे कंपनी अगर अच्छा, कंपनी का जो रिडम्पशन होगा वो किस तरीके से होगा? उसके टर्म्स के हिसाब से ही होगा. और अगर कंपनी टर्म्स को चेंज करना चाहता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सेक्शन 47 के कंडीशंस 48 कंडीशंस का अप्लाई करने पड़ेंगे, दैट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, इट बेसिकली मीन्स कि कंपनी को यहाँ पे 3/4 ऑफ होल्डर का कंसेंट लेना पड़ेगा. What it mean? It means that so redemption have to be done as per the terms of issue of preference shares. अब यहाँ पे so what is required? देखो यहाँ पे देख लो कि अथॉरिटी एओ में है. अगर अथॉरिटी एओ में नहीं है तो क्या करने का? स्पेशल रेजोल्यूशन. प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब यहाँ पे अगर कंपनी ने पास्ट में कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किया था जिसका रिडम्पशन या डिविडेंड पेमेंट जो है अभी वो पेमेंट नहीं हुआ है, डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है, तो कंपनी नया प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता. फर्दर क्या लिखा कि रिजोल्यूशन में आपको डिटेल्ड टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मेंशन करना पड़ेगा. एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो अल्टीमेटली क्या है कंपनी के? सो दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उनका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा इन फॉर्म MGT1. व्हाट इज बीइंग सेड दैट जब हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो उसमें नोटिस में जब हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब नोटिस भेजेंगे तो उसके संग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें आप ये डिटेल स्पेसिफिकेशन दोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इशू किया जाएगा, क्या टर्म्स है, रिडम्पशन क्या है, एवरीथिंग. एंड रिडम्पशन हैव टू बी डन एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. और अगर उसमें कुछ वेरिएशन करना है तो आपको सेक्शन 48 कंप्लाई करना पड़ेगा. फर्दर क्या लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम. तो प्रेफरेंस शेयर कब हम लोग रिडीम कर सकते हैं? तो मे बी रिडीम या तो फिक्स टाइम पे हो सकता है, या तो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो सकता है, या तो कंपनी के ऑप्शन पे या तो होल्डर के ऑप्शन में. क्लियर? अब प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट में कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता. एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 20 ईयर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो टेन्योर कितना हो सकता है? 30 ईयर्स. सब्जेक्ट टू कंडीशन की 21st ईयर ऑनवर्ड्स और अर्लियर आपको मिनिमम 10% का रिडम्पशन करना पड़ेगा ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है. और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर कहाँ से सकते हैं? तो फ्रेश इशू से या तो प्रॉफिट से. और अगर कंपनी के प्रॉफिट से रिडम्पशन किया है तो आपको एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CRR. एंड यहाँ पे अगर फ्रेश इशू से किया है तो CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. फर्दर क्या दिया हुआ है? नाउ इट सेज दैट CRR को किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए. एंड व्हाट इज बीइंग सेड दैट जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं तो कंपनी का कैपिटल कम हो जाएगा. तो क्या ये कैपिटल जो कम हुआ है, क्या ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इसके NCLT अप्रूवल चाहिए? नहीं. इट अमाउंट्स टू डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल. और अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन किया गया है तो जो प्रीमियम अमाउंट है उसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट. क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स का इशू एंड रिडम्पशन. अब यहाँ पे प्रोसीजर देख लो. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है कि अथॉरिटी नहीं हुए इफ़ नॉट और अमेंडेड, कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या पेमेंट ऑफ डिविडेंड का. ना कंपनी को जनरल मीटिंग की नोटिस देना पड़ेगा. एंड लिस्टेड कंपनी है तो आपको 2 days इन एडवांस इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को. अच्छा, जनरल मीटिंग में क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे. एंड कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? MGT14. कितने दिन के अंदर? 30 days के अंदर. फर्दर क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो PS3 के फॉर्म में हम लोग फाइल किया जाएगा. बिकॉज अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो वो भी तो शेयर होल्डर ही है ना, तो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा. अच्छा, रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से फॉर्म में होता है? MGT1. तो रजिस्टर ऑफ मेंबर उनका नाम लिखा जाएगा प्लस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 के फॉर्म में फाइल किया जाएगा.
विद इन 30 डेज। अच्छा, अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हुए तो अपने को अलॉट शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 2 मंथ्स के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ तो आप डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करोगे और डिपॉजिटरी कॉर्पोरेट एक्शन करेगा, मतलब डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। फर्दर क्या लिखा है कि रिडम्पशन जो है वो एज पर द टर्म्स ही होना चाहिए। रिडम्पशन कैसे हो सकता है, या तो स्पेसिफाइड टाइम पे होना चाहिए, या तो हैपनिंग ऑफ इवेंट पे होना चाहिए, या तो कंपनी के ऑप्शन पे, या तो होल्डर के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो कंपनी को देखो, जब अलॉटमेंट किया था तो PS3 फाइल किया था, तो जब रिडम्पशन करेंगे तो भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना ROC को। तो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं हम लोग, SH7। नाउ within 30 days of redemption, done. Now this is to be called as concept with respect to preference shares, and now we are moving towards sweat equity. Now the next is sweat equity shares. अब देखो यहाँ पे sweat equity है क्या, तो if we see the meaning of sweat equity shares, now क्या sweat equity क्या होता है, तो ये एक इक्विटी शेयर है जो किसने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है। किसको इशू किया है, कंपनी के डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को किया है। अच्छा, क्यों, कैसे इशू किया है, या तो डिस्काउंट पे या तो नॉन कैश कंसिडरेशन पे। और नॉन कैश कंसिडरेशन पे क्यों किया गया है, क्योंकि उसने कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट किया कंपनी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो स्वेट इक्विटी में इशूड टू द डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर में कोई भी डायरेक्टर होता है, होल टाइम, पार्ट टाइम, एनीवन। ना कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, ना इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ना फर्दर ना एम्प्लॉय द डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को भी स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग जब स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हैं तो ये इशू किस पे होगा, या तो डिस्काउंट पे होगा या तो नॉन कैश कंसिडरेशन पे होगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन कैश कंसिडरेशन, इट मे बी इन द नेचर ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैल्यू एडिशन, एनीथिंग। क्लियर। अब इसमें जब कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करता है तो देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट हैव टू बी कंप्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या स्वेट इक्विटी इशू करना कंपलसरी है क्या, नहीं। तो कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, मतलब वो जो शेयर्स हैं वो पहले से इशूड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब इसके लिए क्या कंडीशन है, कंपनी को एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हैं, कितने क्लास ऑफ करेंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, किन को दिया गया है। अगर इक्विटी लिस्टेड है तो आपको सेबी रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा फॉर स्वेट इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी अनलिस्टेड है तो आपको रूल 8 कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पे स्वेट इक्विटी में कंपनी को हम लोग स्वेट इक्विटी कैसे दे सकते हैं, एज वी डिस्कस किया, तो डिस्काउंट पे दे सकते हैं या तो नॉन कैश कंसिडरेशन पे दे सकते हैं। अब इसके लिए कंपनी को कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड ये जो लॉक इन पीरियड होता है स्वेट इक्विटी में कितने पीरियड का रहेगा, 3 इयर्स का। क्लियर। एंड यहाँ पे इट विल बी ये जो शेयर्स है ये कोई सुपीरियर राइट शेयर्स नहीं है, दे आर पारी पासु शेयर्स। अब यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट पारी पासु शेयर, मतलब दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। एंड कंपनी का स्वेट इक्विटी के लिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो अलॉट में जो वैलिडिटी है स्पेशल रेजोल्यूशन कितने दिन की है, 12 मंथ्स की। एंड अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू किया है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दिया जाएगा विच इज़ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एंड कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा SH3 में। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो स्वेट इक्विटी के लिए अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसका वैलिडिटी पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको डिटेल देना पड़ेगा कि आप स्वेट इक्विटी इशू क्यों कर रहे हो, एवरीथिंग। अब व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वेट इक्विटी का देखो 2 चीज़ें समझने की जरूरत है। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम लोग स्वेट इक्विटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपने स्वेट इक्विटी इशू किया है डिस्काउंट पे, तो अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो जो डिस्काउंट अमाउंट है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया जाएगा। जितने का नॉमिनल वैल्यू है उतने वैल्यू का कैपिटल बढ़ जाएगा, और जितने का कैश मिला है उतने जितने का इशू प्राइस है उतने का कैश इंक्रीज हो जाएगा। अभी अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन का है, तो वहाँ पे रूल क्या बोलता है कि अगर नॉन कैश कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ एसेट है
विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अपने को स्वेट इक्विटी शेयर्स बैलेंस शीट में वैल्यू आ जाएगा बिकॉज इट इज़ इन द नेचर ऑफ एसेट विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। और अगर ये सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन एमोटाइजेशन या डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर इसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर स्वेट इक्विटी की जो वैल्यू है, जो कंपनी ने स्वेट इक्विटी दिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन कैश कंसिडरेशन जो एम्प्लॉय ने क्रिएट किया है, एंड नॉन कैश कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ एसेट है विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो जितने वैल्यू का नॉन कैश कंसिडरेशन उतना एसेट बन जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर जितने वैल्यू का दिया गया उतने से कैपिटल बढ़ जाएगा और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे। डन। अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड नाउ 17 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर स्वेट इक्विटी शेयर का इशू किया गया है तो इंडिपेंडेंट वैल्यू और वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू करेगा एंड जो समरी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो कंपनी के मेंबर्स को फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है इसको पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कब माना जाएगा? सिंपल वर्ड्स में, अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होता है, पहला जो स्वेट इक्विटी शेयर दिया गया वो किसको दिया गया है, वो दिया गया कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेजर को। सेकेंडली, अगर स्वेट इक्विटी जो दिया गया है इट इज़ बीइंग गिवन फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन एंड नॉन कैश कंसिडरेशन जो है इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ एसेट विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे स्वेट इक्विटी का, अब यहाँ पे स्वेट इक्विटी की लिमिट कितनी है, तो स्वेट इक्विटी की लिमिट है दैट नाउ 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल और 5 crores विच एवर इज हायर, बट दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल द कंपनी एट एनी टाइम। इसका मतलब कंपनी के हम लोग जब लिमिट निकालते हैं तो 15% और 5 crores विच एवर इज हायर। अब उतना अगर हम लोग स्वेट इक्विटी इशू करें तो वो कंपनी के 25% से कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में नाउ दिस लिमिट कैन बी अप टू 25% बदले इट कैन बी अप टू 50% फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे इशू जो है तो लेस देन और इक्वल टू 15% of paid up existing paid up capital or 5 crores whichever is higher, but it cannot go beyond 25% of paid up capital at any time. What is now what is being said that startup company में ये लिमिट कब तक कितना हो सकता है, अप टू 50% तक। कितने पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फॉर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे प्राइस जो रजिस्टर्ड वैल्यू डिटरमाइन करेगा। हम लोग अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी इशू किया तो कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फॉर्म SH3। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल 8। एंड यहाँ पे जो शेयर्स दिए जा रहे हैं वो क्या शेयर्स हैं, पारी पासु शेयर्स हैं। एंड लॉक इन पीरियड कितना है इन शेयर्स के ऊपर, 3 years। याद रखना, लॉक इन पीरियड जो है ये रिक्वायरमेंट जो है ये अनलिस्टेड कंपनी का है। लिस्टेड कंपनी का लॉक इन रिक्वायरमेंट जो है वो स्वेट सेबी रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा। डन। सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ ऑल्टरेशन शेयर कैपिटल में सी व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल्टरेशन, इसमें 5 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन, सब डिविजन या स्प्लिट। अब अगर कंपनी अगर ऑल्टरेशन करता है तो याद रखना ऑल्टरेशन की वजह से कंपनी के MOA में 100% इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप ऑल्टरेशन में अगर आप इंक्रीज करते हो, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन, सब डिविजन या स्प्लिट या कैंसिलेशन, तो उससे कंपनी के MOA में कैपिटल क्लॉज में क्या क्या लिखा होता है? 3 चीज़ें, अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू। तो किसी ना किसी पे तो इफेक्ट आता ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो कंपनी को एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फॉर्म कौन सा फाइल करना पड़ेगा, SH7। एंड यहाँ पे
30 डेज के अंदर एसएस में फाइल करना पड़ेगा। और अगर ऑल्ट्रेशन की वजह से अगर एओए ऑल्टर हो रहा है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देन कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। अब अगर कंपनी ने प्रोविजंस कंप्लायंस नहीं किया तो इट इज़ कंसिडर टू बी डिफॉल्ट एंड पेनल्टी आ जाएगी। कंपनी ने एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कितनी पेनल्टी आएगी, मिनिमम 500 रुपये, मैक्सिमम कंपनी पे 5 लाख रुपए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1 लाख रुपए। एंड ऑल्टरेशन जो है उसकी वजह से कंपनी का एमओए हमेशा ऑल्टर होगा। अगर एओए ऑल्टर होता है तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फर्दर याद रखना दैट अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करता है या तो नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करता है इन अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहाँ पे भी कंपनी को फॉर्म SH7 ही फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब ऑल्ट्रेशन की वजह से वोटिंग परसेंटेज में चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज हुआ तो आपको NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब तो हम लोग जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात करते हैं तो रूल क्या बोलता है कि आपका जो अथॉरिटी है वो एओ में होना चाहिए। अगर आप डीवीआर शेयर इशू करना चाहते हो तो आपका अथॉरिटी एओ में होना चाहिए। अगर एओ में अथॉरिटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, और एओ को ऑल्टर करो बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कंपनी को डीवीआर शेयर इशू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और लिस्टेड कंपनी है तो ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ये कैसे पास किया जाएगा, थ्रू पोस्टल बैलेट। लेकिन वापस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 की वजह से जो मैटर पहले पोस्टल बैलेट से पास करना मैंडेटरी था वो भी कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में कर सकता है, प्रोवाइडेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ई वोटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा। अब फर्दर क्या लिखा है दैट कंपनी मैक्सिमम कितना डीवीआर शेयर इशू कर सकता है, 74%। यहाँ पे क्या लिखा है, तो कंपनी कैन इशू अप टू 74% टोटल वोटिंग राइट पर शेयर्स, मतलब 74% से ऊपर डीवीआर का वोटिंग परसेंटेज नहीं हो सकता। फर्दर क्या लिखा है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न है, इट इज़ नॉट और एनुअल रिटर्न। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जब डायरेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें 164(2) जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे और दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फर्दर क्या लिखा है कि कोई भी डिविडेंड का पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी को कोई भी पैनलाइज नहीं किया होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में अंडर सेबी SCRA। और अगर ऐसा हुआ है तो कंपनी फिर डीवीआर शेयर इशू कर सकता है, लेकिन कभी डिफॉल्ट रेक्टिफाई होने के 5 साल के बाद। फर्दर क्या दिया है, नाउ कंपनी पारी पासू शेयर्स को डीवीआर में एंड डीवीआर को पारी पासू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नाउ डीवीआर होल्डर विल एंजॉय ऑल द राइट्स विच इज अवेलेबल टू द अदर शेयर होल्डर। जिस मैटर में उनका डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग ट्रीटमेंट है उसमें उनका डिफरेंशियल राइट रहेगा, और जिसमें उनका नॉर्मल राइट्स है उसमें नॉर्मल राइट के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। अब अथॉरिटी जो है वो एओ में चाहिए, बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग की नोटिस देना पड़ेगा। अब स्टॉक लिस्टेड कंपनी तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट्स के अंदर। अब जनरल मीटिंग करेंगे और कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू। आफ्टर अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो ये भी तो कंपनी के शेयर होल्डर ही है ना, तो अगर ये कंपनी के शेयर होल्डर है तो यहाँ पे कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा PS3 में, एंड आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर, एंड इन पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी एंटर किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो शेयर्स पर्सन के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। डन। अब तो यहाँ पे कंपनी ने सो वी हैव डिस्कस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो डिफ़ॉल्ट रेक्टिफाई होने के 5 साल के बाद ही आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हो। आप डीवीआर को नॉर्मल शेयर में एंड नॉर्मल शेयर होल्डर को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? एंड डीवीआर होल्डर विल गेट ऑल द बेनिफिट विच इज अवेलेबल टू अदर शेयर होल्डर एक्सेप्ट जिस मैटर में उनका डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में उसके वहाँ पे उसका डिफरेंशियल राइट लिया जाएगा एंड बाकी जगह पे नॉर्मल राइट लिया जाएगा। डन।
Clear? Now further issue of share capital में, now when you talk about further issue of share capital, that is section 62. तो अगर हम लोग फर्दर इशू की बात करते हैं तो अगर कंपनी कभी भी शेयर्स इशू करना चाहे, देन कंपनी कैन ऑलवेज इशू शेयर्स टू एनी पर्सन. तो यहाँ पे कंपनी को फर्दर इशू में इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट, दैट इज राइट इशू, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ ESOS एंड इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कंपनी का फर्दर इशू कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ेगा एंड अपने को रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा. तो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देन कंपनी कैन ऑलवेज गो फॉर द फर्दर इशू. अब इसमें ना ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर राइट इशू किया जा रहा है तो हम लोग ऑफर किसको देंगे, एग्जिस्टिंग सिक्योर होल्डर ऑन प्रपोर्शन बेसिस. लेटर ऑफर कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, एटलीस्ट 3 दिन पहले बिफोर द इशू ओपन आप लेटर ऑफर डिस्पैच कर दोगे. अच्छा, ऑफर कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, मिनिमम 15 डेज था, मैक्सिमम 30 डेज था, जिसको बाद में आप 15 डेज से कम भी हो सकता है, लेकिन 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए. अच्छा, प्राइवेट कंपनी में अगर मेंबर 90% मेंबर्स अपना कंसेंट देते हैं तो आप 15 डेज से कम कर सकते हो ना. यहाँ पे शेयर होल्डर के पास चॉइस राइट इशू में कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिनाउंस भी कर सकते हैं. और अगर उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो क्या माना जाएगा कि उनको ऑफ़र में इंटरेस्ट नहीं है. अब अगर उनको ऑफ़र में इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे कंपनी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो जिस भी तरीके से उस ऑफ़र को डील करना चाहें उसको डील कर सकते हैं. क्लियर? अब देखो, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड राइट इशू एंड यहाँ पे कंपनी रिनाउंसमेंट हो सकता है. नो व्हेन यू टॉक अबाउट रिनाउंसमेंट, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने राइट किसी को रिनाउंस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी रिनाउंसमेंट को नहीं रोक सकता, लेकिन रिनाउंसी के ऊपर, फर्दर रिनाउंसमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, नाउ फर्दर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ 62(1)(b) में, नाउ इट इज़ ESOS. तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ेगा. एंड प्राइवेट कंपनी ऑर्डिनरी से भी कर सकता है एंड आपको रूल 12 कंप्लाई करना पड़ेगा. और अगर हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड इट कैन बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन पे भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है. एंड इशू प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, नाउ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, नाउ इशू प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यू डिटरमाइन करेगा एंड रूल 13 कंप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो सेक्शन 62, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 62 कब अप्लाई नहीं होगा, अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू किया था विच इज़ हैविंग एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, और अगर होल्डर ने अपने कन्वर्जन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है तो फिर बाद में कंपनी शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेगा, प्रोवाइडेड कंपनी ने शेयर होल्डर का अप्रूवल पहले ही ले लिया था. क्लियर? अब सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट से, कंपनी ने गवर्नमेंट को डिवेंचर इशू किया है या गवर्नमेंट से लोन लिया है एंड गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कन्वर्जन का बोल दिया है तो फिर वहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेगा, उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट के टर्म्स कंपनी को नहीं जम रहे हैं तो आप NCLT के पास जाके अपील कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 62(3) में क्या दिया है कि अगर कंपनी ने डिवेंचर या लोन रेज किया जिसमें ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन है तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगा ना, कंपनी जब अगर उस पर्सन ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो कंपनी को शेयर्स देना पड़ेगा. वहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर परमिशन नहीं लेगा, प्रोवाइडेड क्या लिखा है कि कंपनी ने पहले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हुआ है बिफोर इशूइंग सच डिवेंचर और लोन. सेम वे अगर कंपनी ने डिवेंचर या लोन गवर्नमेंट को दिया था या गवर्नमेंट से लोन लिया था एंड गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में बोल दिया कि उस डिवेंचर या लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन है या नहीं है, तो वहाँ पे कंपनी को शेयर्स इशू करना पड़ेगा एंड कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आपको टर्म्स ऑफ कन्वर्जन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल तो कंपनी यहाँ पे क्या कर सकता है, NCLT को अपील कर सकता है. कितने दिन के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, बाय फाइलिंग फॉर्म NCLT 9. एंड यहाँ पे NCLT क्या करेगा, NCLT दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद NCLT फाइनल ऑर्डर इशू करेगा जो कि फाइनल एंड कंक्लूसिव होगा. फर्दर क्या लिखा है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर इशू किया
और अगर कोई अपील किया ही नहीं किया है, या तो अपील किया गया है लेकिन जिसको एनसीएलटी ने डिसमिस कर दिया है, तो वहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और मेमोरेंडम ऑटोमेटिकली स्टैंड्स टू बी ऑल्टर्ड. डन. सो दिस इज कॉल्ड फर्दर इशू ऑफ शेयर. अब देखो यहाँ पे फर्दर इशू में प्रोसीजर देख लो क्या लिखा है. तो टू चेक क्या इसकी वजह से कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बढ़ रहा है. अगर येस तो कंपनी को बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा एंड ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा. इसके अलावा फर्दर इशू के लिए कंपनी को स्पेशल पास करना है. अगर राइट इशू कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफर कितने दिन पहले देना पड़ेगा. एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे 90% शेयर होल्डर इन राइटिंग ने कंसेंट दे दिया है तो 3 दिन से कम पीरियड भी हो सकता है. फर्दर क्या लिखा है आपका राइट इशू में मिनिमम ऑफर पीरियड कितना होगा. 15 days, मैक्सिमम 30 days. लेकिन ये 15 days से भी कम पीरियड हो सकता है. कितना हो सकता है मिनिमम 7 days. एंड प्राइवेट कंपनी में अगर आप कंसेंट ना प्राइवेट कंपनी में अगर 90% शेयर होल्डर ने कंसेंट दिया है तो वहाँ पे आप लेसर पीरियड भी कंसिडर कर सकते हैं. अब कंपनी को कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं. तो SH7 फाइल करना पड़ेगा, MGT 14. एंड अगर यहाँ पे राइट इशू में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने राइट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया या तो रिप्लाई नहीं दिया तो कंपनी के पास चॉइस है कि वो उस ऑफर को किस तरीके से डील करना है. कंपनी डिसाइड कर सकता है विच इज़ नॉट डिसएडवांटेजियस टू द कंपनी. अब कंपनी को यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा. बिकॉज जब अलॉटमेंट करोगे तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है इन फॉर्म PS3. कितने दिन के अंदर. अलॉटमेंट का 30 दिन के अंदर. एंड अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. कितने दिन के अंदर. 2 months के अंदर अगर शेयर्स अलॉट किए गए हैं. और अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर अलॉट होता है तो 6 months. एंड यहाँ पे अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको डिपॉजिटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर कॉर्पोरेट एक्शन. Done. This is to be called as further issue of share capital. And now we are moving towards employee stock option scheme. So we are now moving towards the next topic that is to be called as employee stock option. देखो employee stock option में क्या होता है. ES OS में क्या होता है. सबसे पहले grant of option होता है. फिर 1 साल का लॉकिंग पीरियड जिसको मिनिमम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं. फिर आपका वेस्टिंग पीरियड चालू होता है. जब वेस्टिंग क्या बताता है कि भाई नाउ योर ऑप्शंस आर एलिजिबल टू बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स. ठीक है. एंड यहाँ पे और ये चालू कब होता है 1 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद. अच्छा लॉकिंग पीरियड जो है वो मिनिमम लॉकिंग पीरियड है. मतलब उससे ज़्यादा लॉकिंग हो सकता है उससे कम नहीं होगा. एंड एक्सरसाइज पीरियड क्या है. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट ये वो पीरियड है जब आपके ऑप्शंस एक्चुअली शेयर्स में कन्वर्ट होंगे. एंड यहाँ पे ऑप्शन ग्रांटी क्या करेगा ना वो एप्लीकेशन करेगा. सो दे विल ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो ऑप्शन ग्रांटी मेक एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर कन्वर्टिंग द ऑप्शंस इनटू शेयर्स. एंड वहाँ पे लोग एक्साइज प्राइस का पेमेंट करेंगे. अब अगर आपने एक्साइज पीरियड जो है वो वेस्टिंग पीरियड के साथ भी हो सकता है वेस्टिंग के बाद भी हो सकता है. एंड अगर आपने एक्साइज पीरियड में एक्साइज नहीं किया तो आपके ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे. क्लियर. अब यहाँ पे उन्होंने डिटेल एग्जांपल लिया था. अब देखो तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मीनिंग अब यहाँ पे सो व्हाट इज द मीनिंग. सो इट इज़ अ राइट और एन ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़. नाउ किस काम के लिए राइट दिया गया. टू सब्सक्राइब एंड परचेज अ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट ऑन प्री डिटरमाइंड प्राइस. मतलब यहाँ पे आप व्हाट इज द मीनिंग बिंग गिवन दैट आपके पास एक राइट दिया जा रहा है कि आप कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो इन फ्यूचर. अच्छा यहाँ पे किसको दिया जा रहा है ये बेनिफिट. डायरेक्टर्स ऑफिसर एम्प्लॉयज़ नॉट ओनली ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. एंड यहाँ पे आप शेयर परचेज कर सकते हो एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट. क्लियर. नाउ दैट इज द मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. अब याद रखना यहाँ पे सेक्शन 62(1)(b) में एम्प्लॉय किसको बोला जाता है. तो यहाँ पे एम्प्लॉय बोला गया परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. तो जो कंपनी के तो यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है होल्डिंग सब्सिडरी इन एंड आउटसाइड इंडिया. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड इसमें किसको एंड एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी. अच्छा इसमें किसको कवर नहीं किया गया है. तो इसमें प्रमोटर ग्रुप को कवर नहीं किया गया. या तो डायरेक्टर जिसके पास 10% से ऊपर होल्डिंग है कंपनी का
ना तो डायरेक्टर ना यहाँ पे क्या लिखा है, सो वो डायरेक्टर जिसके पास कंपनी के 10% से ऊपर का इक्विटी कैपिटल है, 10% से ऊपर इक्विटी कैपिटल विद वोटिंग राइट है, नॉट दैट पर्सन, इनको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में ये लोग, इनको भी आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो। कितने पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो मीनिंग वाला एम्प्लॉय वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड दिस पार्ट प्लीज, मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को स्पेशल पास करना पड़ेगा। एंड अगर अपने को कुछ वेरिएशन करना है तो फॉर इशू फॉर गिविंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कंपनी हैव टू पास स्पेशल ऑप्शन। इसके अलावा अगर अपने को कुछ वेरिएशन करना है तो वेरिएशन के रूल क्या बोलते हैं कि वो उन ऑप्शंस पे वेरिएशन हो सकता है जो अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुआ है। सेकेंडली आपको स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा, एंड वेरिएशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रिजुडाइज नहीं करेगा। सेकेंडली व्हाट इज बीइंग सेड कि अगर कंपनी एक साल में जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है उसके 1% से ऊपर अगर बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब लॉक इन पीरियड जो है वो याद रखना, लॉक इन पीरियड अलॉटमेंट के बाद जो लॉक इन है वो कंपनी डिसाइड करेगा, लेकिन ग्रांट से लेके वेस्टिंग के बीच में मिनिमम 1 साल का मिनिमम वेस्टिंग पीरियड रहेगा। व्हाट इज बीइंग सेड दैट यहाँ पे आपको ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि कंपनी के एजीएम में प्लेस किया जाएगा, जो कि ये इस्टेब्लिश करेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं विच हैज़ बीन ड्यूली कंप्लाइड। अब यहाँ पे नाउ अगर आपके पास इफ़ यू हैव ESOS आपके तरफ ऑप्शन है तो आप उस पर देखो, ये ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, कंपलसरी नहीं है। तो अगर ये शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या, तो यहाँ पे जब तक ये शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ना तो आपके पास डिविडेंड का राइट है, ना तो वोटिंग राइट का है, ना आप इनको प्लेज कर सकते हो, ना ही आप इन ऑप्शंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जिन एम्प्लॉय को दिया गया सिर्फ वही एम्प्लॉयज इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, अगर उसको ऑप्शन ग्रांट किया गया है तो चाहे वो ऑप्शन वेस्ट हुआ हो या ना हुआ, वो इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा इन द हैंड ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सच एम्प्लॉय। बट अगर वो एम्प्लॉय ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड अगर वो रिज़ाइन कर देता है, मतलब वेस्टिंग चालू होने से पहले अगर उसने रिज़ाइन कर दिया तो उसका ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्टिंग चालू होने के बाद रिज़ाइन किया तो ऑप्शन लैप्स नहीं होगा। व्हाट हैव टू बी डन that it need to be exercised within the time specified by the company। अब कंपनी को, अगर कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया तो कंपनी को एक रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी इन फॉर्म SH6। फर्दर क्या दिया है अब देखो यहाँ पे तो डेफिनेशन में ग्रांट डेट जो है, जिस दिन आपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन ग्रांट किया है, जिस दिन हम लोग स्पेशल ऑप्शन पास करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ग्रांट डेट। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, एज यू डिस्कस दैट वेस्टिंग बेसिकली इज अ टाइम जब आपके ऑप्शंस अब एंटाइटलमेंट ऑफ कन्वर्जन चालू होता है, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन नहीं होता है। एक्चुअल कन्वर्जन कब होता है, जब एक्साइज पीरियड आता है। क्लियर। सो एक्साइज डेट वो डेट है जब एम्प्लॉयज़ के पास राइट है कि वो ऑप्शंस के अगेंस्ट में शेयर्स ले सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस दैट बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रिजोल्यूशन, गिव नोटिस फॉर जनरल मीटिंग। प्रोसीजर क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़ ऑप्शन दे सकता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड उस प्राइवेट कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी कंपनी को सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी या तो सब्सिडरी कंपनी। अगर एम्प्लॉयज़ के होल्डिंग सब्सिडरी के अगर एम्प्लॉयज़ को दे रहे तो सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 1 साल में जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जा रहा है इट इज़ इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, तो कंपनी को सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, गैप कितना होना चाहिए ग्रांट एंड वेस्टिंग के बीच में, मिनिमम 1 ईयर का। एंड ऑप्शन जो है एज यू डिस्कस नाउ व्हाट इज बीइंग सेड नाउ यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट आपको ऑप्शंस ट्रांसफरेबल नहीं है, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म SH6 एंड लिस्टेड कंपनी में आपको सेबी रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने जब यहाँ पे आपने अलॉटमेंट किया
जब आपने अलॉटमेंट किया तो आपने ऑप्शन ग्रांट किया, ऑप्शन ग्रांटी ने ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया, अब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया और उसने क्या किया, अलॉटमेंट किया। तो अलॉटमेंट के बाद आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर। अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तो 2 मंथ्स, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी क्या करेगा, कॉर्पोरेट एक्शन करेगा एंड डीमेट अकाउंट आपके शेयर्स में क्रेडिट किए जाएंगे। क्लियर? So all those point we have covered that explanatory statement कब आपको सेपरेट स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएशन कर सकते हो, इसमें वेरिएशन पे केसडी भी आती है। वेरिएशन तभी हो सकता है जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होने चाहिए एंड आपका वेरिएशन जो है वो शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रेजुडाइज नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज, अच्छा अगर मान लो एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट पे किया है, अच्छा कितना अमाउंट पे किया है, सर्टेन अमाउंट हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया उसने एक्सरसाइज पीरियड में, तो जो पैसा पे किया वो लैप्स हो जाएगा। और अगर वो ऑप्शन वेस्ट ही नहीं हुए क्योंकि उसका स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला तो पैसा रिफंड कर देंगे। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया है एंड ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड कंपनी मर्ज हो जाती है ना, कंपनी मर्ज हो जाती है दूसरी कंपनी में, सो इन दैट केस अब एम्प्लॉय को जो ऑप्शंस मिलेंगे वो ट्रांसफरी कंपनी के मिलेंगे। तो अगर ट्रांसफरी का बेनिफिट मिलेगा तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफरी में क्या फ्रेश लॉक इन पीरियड चालू होगा, नहीं, इट विल बी लॉक इन फॉर द रिमेनिंग पीरियड। क्लियर? नाउ दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग टू इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रहा है टू अ पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो यहाँ पे आप इशू जो कर सकते हो वो कैश पे हो सकता है या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश पे हो सकता है। एंड यहाँ पे प्राइस जो होगा इशू का वो कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो प्रेफरेंशियल ऑफर बोलते किसको है, तो प्रेफरेंशियल ऑफर बेसिकली मीन्स दैट यहाँ पे आप जब शेयर्स और सिक्योरिटीज आप इशू करते हो तो आप यू आर इशूइंग टू सेलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, जिसमें पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, ESOS, ESPS, डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये सब कवर नहीं होता है। स्वेट इक्विटी शेयर एंड हम लोग यहाँ पे जब इशू कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, पार्टली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या तो कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे सो दिस इज योर प्रेफरेंशियल इशू। तो यहाँ पे यू आर इशूइंग, कंपनी इशूइंग शेयर्स टू सेलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अब कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी कहाँ होनी चाहिए, AOA में। अब अगर अथॉरिटी AOA में नहीं है अथॉरिटी तो क्या करना पड़ेगा, पहला काम वही सेम थिंग दैट ऑल्टर AOA बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। देन फॉर प्रेफरेंशियल इशू कंपनी नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। जो भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड है, इफ द कंपनी बिंग लिस्टेड, तो वहाँ पे कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, कि आपको उन शेयर्स को भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा एंड आपको प्रपोज अलॉटी का पैन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 12 मंथ्स के अंदर। अगर 12 मंथ्स के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फ्रेश स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड जो वैल्यूएशन जो है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा। और अगर नॉन कैश कंसिडरेशन पे दिया गया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने वैल्यूएशन रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन और वैल्यूएशन भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब देखो, सो यहाँ पे क्या दिया है दैट सो एज यू डिस्कस दैट अथॉरिटी इन AOA। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है प्रोसीजर में, सो अथॉरिटी देखो प्रोसीजर आपके प्रोविजन से ही बनने वाला है। सो अथॉरिटी नीड टू बी देयर इन AOA, इफ नॉट ऑल्टर AOA बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग की नोटिस दो, जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो एंड MGT 14 फाइल करो। अलॉटमेंट 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना, अगर 12 मंथ्स के अंदर नहीं हुआ तो कंपनी को वापस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फर्दर जो है, जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आता है कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, कि अगर दिया गया है, अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर्स दिया गया है फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, एंड जो नॉन कैश कंसिडरेशन है इट इज़ इन द नेचर ऑफ एसेट विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, तो उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एंड इफ इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन तो उसको
तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, अब जो प्राइस है ना, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब इसमें याद रखना, अगर आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू किया है, तो if you see this thing, so all this point we have already covered. Now see this thing, अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू किया है तो उसमें जो कन्वर्जन प्राइस है वो कैसे बताया जाएगा, तो या तो आप स्टार्टिंग में बता दो अपफ्रंट कि भाई दिस इज गोइंग टू बी द कन्वर्जन प्राइस, या तो कन्वर्जन प्राइस कब बताया जाएगा, लास्ट में कन्वर्जन के टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे कितने दिन पहले बताया जाएगा, जब एक्चुअल रिडम्पशन होने वाला है उसके 30 डेज पहले। व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट 30 डेज पहले, जब अब कन्वर्जन होने वाला है उसके 30 डेज पहले बताया जाएगा कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन बेस्ड होगा based on the price determined by registered valuer in his report, which should not be earlier than 60 days before the actual date of conversion. So if you remember this thing we have covered, ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिखा हुआ है दैट अगर कन्वर्जन होने वाला है तो जिस दिन कन्वर्जन होने वाला है उसके 30 डेज पहले कन्वर्जन प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, एंड वो कन्वर्जन प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कितने दिन पहले, 60 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ कन्वर्जन। डन। नाउ अब सेम थिंग ये हर जगह कॉमन मिलेगा कि अगर कंपनी ने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है और अगर शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा 2 मंथ्स के अंदर, बिकॉज शेयर डिवेंचर्स होता है तो 6 मंथ्स के अंदर, शेयर सर्टिफिकेट 2 मंथ्स, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन डिपॉजिटरी विल डू द कॉर्पोरेट एक्शन। क्लियर? दिस इज योर now this is your preferential allotment. Now we are moving towards private placement. अब देखिए, अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है कि यहाँ पे आप ऑफर देते हो सेलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। क्लियर? अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी अलॉट किया जाता है वो सेलेक्टेड पर्सन को करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइड पर्सन। अच्छा, ये आइडेंटिफाइड पर्सन कितने हो सकते हैं, so selected person by making offer private placement offer come application। now ये identified person जो होंगे जिनको ये private placement किया जाएगा उसको कौन identify करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, now it is 50 in number, समझ रहे हैं, तो मैक्सिमम आइडेंटिफाइड पर्सन 50 फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, याद रखना, एंड हर एक टोटल कितने हो सकते हैं, 200। मतलब मान लो कंपनी इक्विटी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है तो 50, कंपनी प्रेफरेंस का प्राइवेट प्लेसमेंट करता है तो 50, कंपनी ने डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो 50। मतलब इस तरीके से कंपनी जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है वो सब 50 ईच हो सकते हैं, एंड टोटल 200 से ऊपर नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो QIB एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ऑफ़र जो है ना, ऑफ़र आइडेंटिफाइड पर्सन के, देखो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ़र कम एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होता है, PAS 4 में, एंड यहाँ पे आप PAS 4 में जब ऑफ़र कम एप्लीकेशन देते हो तो वो पर्सन के नाम से अलॉट होता है, मतलब इट विल बी गिवन टू द आइडेंटिफाइड पर्सन। कितने दिन में दिया जाएगा, 30 डेज के अंदर आप जब उसको दोगे, एंड इसमें राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं होता। व्हाट इज राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, मतलब राइट ऑफ रिनाउंसिएशन जो होता है वो राइट इशू में होता है, नॉट इन प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में जब आप यू आर नॉट गिविंग इट टू द पब्लिक, आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए दिस इज बीइंग गिवन ओनली टू द स्पेसिफिक इन्वेस्टर सेलेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे आपको पब्लिक को एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज बीइंग सेड नाउ, जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसको सेपरेट अकाउंट में रख दिया जाएगा, विच मीन्स दैट मनी कलेक्टेड इज इन द सेपरेट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है, रिसीव एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 डेज़ के अंदर। याद रखना, अगर 60 डेज में नहीं किया तो नेक्स्ट 15 दिन में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर 15 दिन में पैसा रिफंड नहीं किया तो 60 डेज़ के बाद जो भी पीरियड होगा उस पर 12% पर एनम की पेनल्टी लगेगी ना। जो भी
यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं होगा आप पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 15 डेज के अंदर। देखो नॉर्मल केस में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है 30 डेज के अंदर, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में बिकॉज यू कैन नॉट यूज द मनी टिल द टाइम द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बिंग नॉट बिंग फाइल्ड, तो यहाँ पे आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने का टाइम पीरियड है 15 डेज। फर्दर क्या लिखा है कि कंपनी, तो क्या लिखा है, कंपनी यू कैन नॉट यूटिलाइज द मनी अनलेस अलॉटमेंट में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड। अब what is being said that now in sub rule 2 देखो ऑफर इन्विटेशन मैक्सिमम 200 है, इसमें भी हम लोग QIBs और एम्प्लॉयज़ को कंसिडर नहीं करते। एंड ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ईच काइंड के ऊपर है। नो मैंने इसे ईच काइंड के ऊपर मतलब इक्विटी का 50 हो सकता है, प्रेफरेंस का 50 हो सकता है, डिवेंचर का 50, इस तरीके से हर काइंड का 50 हो सकता है। एंड टोटल साल भर कितना हो सकता है? 200। क्लियर? So this is your private placement. Now इसमें what is required that now यहाँ पे जो भी पर्सन अप्लाई करेगा वो पैसा कैसे पे किया जाएगा? बाय चेक से दिया जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कैश से नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कंपनी तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकता जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट ना हो जाए, या तो अगर कंपनी ने पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट को अबंडन कर दिया है तो फिर कंपनी नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकता। फर्दर क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट अगर कंपनी ने सेक्शन 42 का वायलेशन किया, व्हाट इट मीन? नाउ इट मीन्स दैट अगर कंपनी ने रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कंप्लाई नहीं किया, अच्छा आइडेंटिफाइड पर्सन की जो लिमिट है उसको कंप्लाई नहीं किया, तो इसको एक तरह का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने जो लिमिट है 50 या 200 उससे ऊपर किया तो फिर यह प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। सो क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक इशू। तो जो भी पब्लिक इशू की जो रिक्वायरमेंट है दैट हैव टू बी कंप्लाइड। क्लियर? डन। सो दिस इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब व्हाट इज सरेंडर ऑफ शेयर? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि कैपिटल अगर आपको रिड्यूस करना है तो कैपिटल रिडक्शन करने के दो मोड होते हैं। एक होता है जिसमें आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए होता है, दूसरे में आपको NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। तो अगर आपको NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए देन दैट इज कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? फॉरफीचर, सरेंडर। So that is buyback, compulsory buyback by order of NCLT. तो अगर ये सब हो रहा है दैट इज टू बी कॉल्ड एज सरेंडर, जिसमें आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनीज एक्ट में सरेंडर का कोई प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ है। नो, कंपनी को अगर सरेंडर करना है तो इट नीड टू बी डन एज पर द AOA। याद रखना, सरेंडर वैलिड कब होता है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सरेंडर इज वैलिड नाउ ओनली व्हेन अगर AO में प्रोवाइड किया है एंड वेयर द फॉरफीचर इज जस्टिफाइबल। नाउ फॉरफीचर जस्टिफाइबल मतलब क्या हुआ? देखो, जब आप फॉरफीचर करते हो तो आपने जो भी पैसा फॉरफिट किया क्या वो वापस किया जाता है? नहीं, तो सरेंडर में भी नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, अगर मान लो मैं कंपनी A का शेयर होल्डर हूँ, कंपनी A मर्ज हो गई कंपनी B में, तो मैंने कंपनी A के शेयर सरेंडर किया जिसके अगेंस्ट मेरे को कंपनी B के शेयर्स मिले, तो सरेंडर वैलिड है। क्लियर? एंड सरेंडर की वजह से आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। डन। लेकिन याद रखना, सरेंडर जो है वो कंपनी नहीं करता, सरेंडर का इनिशिएटिव कौन लेता है? शेयर होल्डर, मेंबर। लेकिन अगर हम लोग फॉरफीचर की बात करते हैं तो फॉरफीचर का इनिशिएटिव कौन लेता है? कंपनी। लेकिन अगर कंपनी क्या फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर सकता है? कर सकता है। याद रखना, फॉरफिट एक बार वंस द शेयर बीइंग फॉरफिटेड इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड कंपनी के पास चॉइस है कि वो उन फॉरफिटेड शेयर्स को किस तरीके से डील करेगा। वो उन शेयर्स को कैंसिल करेगा या री इशू करेगा। अच्छा, अगर कैंसिल करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन अगर री इशू करेगा तो वहाँ पे वो डिस्काउंट पे री इशू कर सकता है, लेकिन मिनिमम री इशू प्राइस कितना होना चाहिए? नो, दैट शुड बी इक्वल टू कि जितना पैसा ओरिजिनली रिकवर नहीं हुआ था उतना आपका मिनिमम री इशू प्राइस होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज सरेंडर एंड फॉरफीचर।
एंड नाउ वी मूव टूवर्ड्स द, अच्छा इसमें एक चीज़ रखना, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखो, अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। देखो, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र में अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, तो अगर मेरे को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं आपको, तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र ही साइन करेंगे ना। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र कौन से फॉर्म में होगा? SH4 में। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, इसको ड्यूली स्टैम्प्ड, साइन, रजिस्टर होना चाहिए एंड कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा कितने दिन में? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड कि अगर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं शेयर्स, अगर वो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो कंपनी क्या करेगा? ट्रांसफरी को एक इंटीमेशन देगा ये बताने के लिए कि भाई ये शेयर्स पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, एंड ये नोटिस दिया जाएगा इन फॉर्म SH5 में। एंड ट्रांसफरी को इसके ऊपर अपना कंसेंट देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर? विद इन 2 वीक्स के अंदर। व्हाट इज़ फर्दर बीइंग सेड ना, अगर ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन हो रहा है, अच्छा या तो ट्रांसफ़र में आपके ऊपर टाइम पीरियड का कंडीशन होता है कि आपको ट्रांसफ़र कितने दिन के अंदर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र भेजना है कंपनी को? 60 डेज़ के अंदर। एंड कंपनी क्या करेगा? उसको रजिस्टर करेगा, ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर ऑफ पेमेंट में लिख देगा एंड ट्रांसफ़र का नाम हटा देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र, जो कंपनी कितने दिन के अंदर करेगा? 30 डेज़ के अंदर, 1 मंथ के अंदर। अब अगर कंपनी या तो 1 मंथ में ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर देगा, या तो आपको रिफ्यूज़ल दे देगा कि ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन आपका रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर कंपनी ने दोनों ही काम नहीं किया, तो फिर मेंबर के पास राइट है कि वो NCLT के पास जाके रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन को चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड दैट शेयर्स जो हैं, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है ना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स उनकी ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। अब अगर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशंस और रिक्वायरमेंट गिवन अंडर द AOA। तो यहाँ पे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। नाउ व्हाट इज राइट ऑफ प्रीएम्पशन? राइट ऑफ प्रीएम्पशन मतलब होता है कि अगर कोई मेंबर अपने शेयर्स किसी को सेल करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो पहले अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर करेगा। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। एंड यहाँ पे किस प्राइस पे ऑफर करेगा? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड या तो ऑडिटर। क्लियर? नाउ and if no existing member is determined to acquire shares, then it can be transferred to proposed transferee। मतलब this is called right of preemption कि पहले existing shareholders को shares देना है। and what is required कि अगर कंपनी आपके ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ कर रहा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को आपको रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर। अब इस 4th पॉइंट को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डिपॉजिटरी कोई भी ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया है ना, अगर उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया तो रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बीइंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट, तो वो अग्रीमेंट अपने आप में एनफोर्सेबल माना जाएगा। और इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है जो हमने किया भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दैट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इन रेस्पेक्ट ट्रांसफर शेयर शैल बी एनफोर्सेबल एज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर कोई भी प्राइवेट अरेंजमेंट हो रहा है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जिसके वो लोग पब्लिक कंपनी के शेयर्स पे ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज वैलिड। क्लियर? अब व्हाट इज बीइंग सेड दैट अगर यहाँ पे अगर कंपनी मेरे पास शेयर फिजिकल फॉर्म में मैंने आपको शेयर ट्रांसफ़र किया, तो हम लोग को कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भेजना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? SH4 में। अच्छा, 60 डेज़ के अंदर भेजना है। मान लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र रास्ते में खो गया,
तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, और अगर कंपनी 60 डेज में नहीं हुआ या खो गया तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे, कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर सकता है, वो कंपनी के बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है, बाय टेकिंग नेसेसरी इंडेमनिटी बॉन्ड. क्लियर? अब what is being said that now statutory remedy क्या है against refusal to register transfer and transmission. तो अगर प्राइवेट कंपनी है और कंपनी ने ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया एंड रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ कर दिया, तो अगर उन्होंने रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल दिया है तो आप बट एज एन एप्लीकेंट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप NCLT के सामने जाके चैलेंज कर सकते हो, अपील कर सकते हो 30 डेज़ के अंदर. और अगर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल ही नहीं दिया है तो आप NCLT के सामने चैलेंज कर सकते हो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन डिलीवर टू द कंपनी. अच्छा, यही चीज़ जब पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक कंपनी में अगर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल दिया है तो 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल. now 60 days from the date of now 60 days from the date of receipt of sub notice reason of refusal, तो आप अपील कर सकते हो, और अगर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल नहीं दिया है तो 90 डेज़ के अंदर. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड. नाउ अब देखो, now this is the now what is required that अगर NCLT जब आपका अपील होगा तो NCLT दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, एंड देन NCLT कंपनी को बोल सकता है कि आपको ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन को रजिस्टर करना पड़ेगा एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. और अगर ऐसा ऑर्डर NCLT ने दिया है तो कंपनी को उसको करना पड़ेगा, ऑर्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 10 डेज के अंदर. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे see this thing, so that is a statutory remedy. तो ट्रांसफ़र और ट्रांसफर अपील NCLT विद इन. अब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो हम लोगों ने टाइम पीरियड यहाँ पे देखा अपने नोट्स में, दैट इज़ मोर प्रॉपरली डिज़ाइन दैट प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में. क्लियर? एंड यहाँ पे जब NCLT ऑर्डर देगा तो ये वाला जो ये नोट से देखना, अब NCLT अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपको ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ेगा कितने दिन में? 10 डेज में. एंड अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो इसको इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर. ना इसमें क्या दिया हुआ है? ना इट से देगा किसी पर्सन का नाम रॉन्गली रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो गया है, या तो पर्सन का नाम रॉन्गली रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकल गया है, या तो पर्सन का डिले हो रहा है उस पर्सन का नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करने के लिए, या तो नाम निकालने में डिले हो रहा है. तो आप पहले कंपनी को बोलोगे, अगर कंपनी नहीं करता है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप NCLT को अपील कर सकते हो. एंड यहाँ पे आप NCLT को जब अपील करोगे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो कौन से फॉर्म में होगा अपील? NCLT 1 में. अब इसमें व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट जब ऐसी NCLT को जब ऐसी अपील मिलेगा तो NCLT क्या करेगा? अपील को कंसिडर करेगा, एंड देन वो या तो अपील को डिसमिस कर सकता है, या तो वो कंपनी को बोल सकता है कि आपको ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन करना पड़ेगा. और अगर ऐसा ऑर्डर दिया तो कंपनी को ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन कितने दिन के अंदर, कितने दिन में करना पड़ेगा? विद इन 10 डेज. क्लियर? और अगर इस डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है शेयर होल्डर को, तो वहाँ पे कंपनी को उस लॉस को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. क्लियर? अब यहाँ पे सो एज वी डिस्कस की स्टैचुटरी रेमेडी या रेक्टिफिकेशन दोनों में टाइम पीरियड सेम है. तो प्राइवेट कंपनी में ये प्राइवेट है, ये पब्लिक कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी में हम लोग कितने दिन के अंदर दे सकते हैं? 30 डेज़ के अंदर. अगर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल दिया है तो, और नहीं दिया है तो
60 डेज के अंदर। पब्लिक कंपनी में सेम टाइम पीरियड है बट वो 30 का 60 हो जाता है, 60 का 90। क्लियर? अब देखो, अब ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ट्रांसमिशन बेसिकली टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन होता है वो पे वहाँ पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी की भी ज़रूरत नहीं है, एंड ट्रांसमिशन में इट इज़ गवर्न्ड एज पर द AOA. Clear? Then the next topic what is there is to be called as forced transfer. Now what is forced transfer? तो forced transfer मतलब होता है कि अगर ट्रांसफ़र हुआ है ऑन ड्यू टू द फेक सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर, तो उस ट्रांसफ़र को क्या बोला जाता है? फोर्स ट्रांसफ़र। याद रखना, फोर्स ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड होता है, बिकॉज एवरीवेयर इट इज़ अ वॉइड, इज़ अ नल एंड वॉइड ट्रांजेक्शन है। एंड यहाँ पे जो ओरिजिनल होल्डर है वो अपने शेयर्स पे राइट क्लेम कर सकता है। फर्दर क्या लेते हैं, मतलब कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम रिस्टोर करना पड़ेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफ़र, अगर मान लो मेरे शेयर्स आपके पास गए एंड आपने वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया एंड द ट्रांसफर इज एक्वायर्ड द शेयर्स इन गुड फेथ, तो एंड उसके बाद मालूम पड़ता है जो ओरिजिनल होल्डर है, तो ओरिजिनल होल्डर को शेयर्स मिल जाएगा। जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही था उसको कंपनी कॉम्पनसेट करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस सफर्ड। एंड यहाँ पे कंपनी जो है जिसने फोर्स ट्रांसफ़र किया था उसके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। क्लियर? देन देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? तो अगर जॉइंट होल्डिंग है एंड जॉइंट होल्डिंग में अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर देते हो, देन दैट समथिंग इज टू बी कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में न तो कोई नया ओनरशिप क्रिएट होता है, न ट्रांसफर होता है, इट इज जस्ट द सीक्वेंस बीइंग चेंज एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन। क्लियर? डन? अब देखो, अब यहाँ पे सो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर वी हैव ऑलरेडी डन, कि अगर पर्सन का नाम रॉन्गली एंटर हुआ है या एंटर ही नहीं हुआ है तो जो अग्रीव पर्सन है वो NCLT के पास जाएगा। NCLT कितने दिन तो अग्रीव पर्सन NCLT के पास जाएगा एंड NCLT ऑर्डर इशू करेगा तो 10 डेज के अंदर कंपनी को रजिस्टर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, नाउ फोर्स ट्रांसफर वी हैव ऑलरेडी डन कि नल एंड वॉइड है। नाउ ये ओरिजिनल होल्डर जो वो उसका नाम रजिस्टर में रीस्टोर कर दिया जाएगा एंड कंपनी इज लायबल टू कॉम्पनसेट। अगर फर्दर सेल्स हुआ है तो जो इनोसेंट परचेजर है उसको कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा एंड कंपनी को जो लॉस हुआ है वो जिसने ये फोर्स ट्रांसफ़र किया था उसके ऊपर लीगल एक्शन लेके कंपनी लॉस को रिकवर कर सकता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज ब्लैंक ट्रांसफ़र? ना ब्लैंक ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें ट्रांसफरर का सिग्नेचर नहीं है, नाउ जिसमें ट्रांसफरी का सिग्नेचर नहीं है, ट्रांसफरी का डिटेल नहीं डाला है, इस तरीके के ट्रांसफ़र को बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफ़र। मतलब जिसके पास वो शेयर्स है, वो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनर। इंडिया में ये अलाउड नहीं है। क्लियर? नॉट डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अनलेस एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर। मतलब यहाँ पे इंडिया में ब्लैंक ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इंडिया में ट्रांसफ़र तभी होता है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूली साइंड, डेटेड, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प्ड होता है। डन? हो गया? अब देखो, अच्छा व्हाट इज डीमेटलाइजेशन, व्हाट इज रीमेटलाइजेशन? नाउ अगर आप फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल हो रहा है, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज, देखो फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो डीमेटलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल हुआ तो रीमेटलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेथ ऑफ ट्रांसफर बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर ट्रांसफर की डेथ हो जाती है और कंपनी को पता नहीं है तो कंपनी ट्रांसफ़र को रजिस्टर कर देगा। अगर कंपनी को पता है तो कंपनी उसको रजिस्टर तब तक नहीं करेगा जब तक ट्रांसफरर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंसेंट नहीं देता। अब अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई और कंपनी को पता नहीं है तो रजिस्टर कर लेगा, लेकिन अगर कंपनी को पता है तो कंपनी ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करेगा, उसको ट्रांसफरर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफरी का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र करेगा एंड वहाँ पे वो ये भी देखेगा कि कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। डन? Transmission we have already done. It can happen on account of operation of law, and when you talk about operation of law it can be on account of death or insolvency. Clear?
बस हो गया. So with this your share and share capital chapter revision is over.